ठीक है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ बच्चों आपके पुलिस एग्जाम इंपॉर्टेंट है, और जो पुलिस एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए साथ ही साथ जैसे मान के चलिए आपके पुलिस एग्जाम के लिए एक पीडीएफ तो मैं शेयर करूंगा, उसके मॉक लगा के जरूर जाइएगा। रीजनिंग के लिए मैं पूछ लूंगा कि इस समय कम समय पे क्या है। फिलहाल तो मैं एक चैनल आपको सजेस्ट करूंगा, रोजगार विद अंकित को थोड़ा फॉलो कर लें, वन ऑफ द बेस्ट चैनल है, अच्छा पढ़ाते हैं, तो जो है वो है। ठीक है, बैठ जाओ। मैं पीडीएफ आज ही शेयर कर दूंगा अभी क्लास के बाद, उसको देख लेना, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है उसमें, सारी काफी अच्छा दिया है, आप उसको देख लेना बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग इमरजेंसी पढ़ रहे थे, कुछ मैं आपके लिए एमसीक्यू में डेली लाया करूंगा, ये मेरी एश्योरिटी आपके लिए। और जो पुराना पोर्शन हो गया वो रिवाइज करेंगे। जिसको कहीं कोई समझने में दिक्कत हो तो मैं संडे को, हर संडे को 1.5 घंटे से पौने 2 घंटे की अपनी एक क्लास रखा करूंगा एवरी संडे। जिसको पॉलिटी में पुरानी क्लासेस में डाउट है, टॉपिक बताओ, आ जाया करो। ठीक है, क्योंकि मैं लोकल में रहता हूँ तो आपके लिए इतनी फैसिलिटी तो मैं कर ही सकता हूँ। अब जरा ये 4-5 प्रश्न देख लीजिए, फिर मैं एक बार पॉलिटी का रिवीजन कराते हुए इमरजेंसी को समझा के फिर आगे बढ़ूंगा। इसका उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, साफ दिख गया आप लोगों को? कितने प्रकार के आपातकाल है भारत में बच्चों? तो मात्र 3 प्रकार के, सिर्फ 3 प्रकार के। ठीक है, चलिए थोड़ा सा साफ हो जाएगा, अब हो रहा है क्लियर। इनमें से कौन सा ऐसा भारतीय संविधान में वर्णित आपातकाल प्रावधानों के संदर्भ में सही है? अगर आपको ये क्लियर दिख रहा हो तब बैठ जाओ। चलो, नहीं आ रहा पढ़ने में? आ जाओ, निकलो बेटा। हाँ, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान में आपातकाल प्रावधानों के संदर्भ में सही है? 4 प्रकार की इमरजेंसी है? नहीं। 340 से 356 में? सर बिल्कुल नहीं। वित्तीय इमरजेंसी भारत में आज तक नहीं लगी है? ये बिल्कुल सही। इमरजेंसी 356 की फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की बात करती है, आपातकाल लगाया जा सकता है। हाँ भाई बताओ कौन सा सही है? इमरजेंसी अंडर 356 कैन बी इम्पोज्ड ऑन द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एट द यूनियन लेवल। ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो राज्यों के स्तर पर लगाई जाती है, ना कि केंद्र के स्तर पर। ठीक है, चलो पहले थोड़ा पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। बहुत क्वेश्चन है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, टॉपिक पढ़ो, सारे एमसीक्यू लगाओ और उसके बाद पढ़ते रहो। चलो थोड़ा स्लो चलेंगे और आज ऐतिहासिक चीजें बहुत सीखोगे, मजा भी आएगा तुम्हें। ठीक, तो ध्यान से सुनना बच्चों, और इंटरेस्टिंग कहानी है। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो मैं आपको परसों शुरू कर चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। आज जो चैप्टर है उसका नाम है आपातकाल। क्या नाम है? आपातकाल। छोटा नहीं बनता है, बड़ा बनता है। मैं भी शुद्ध हिंदी वर्तनी पढ़ रहा था तो छोटा हो पामया का डंडा लगा देता था। जैसे आशीर्वाद बहुत से लोग गलत कर देते होंगे, उसमें बाका जो होता है अरे लिख दे रहा हूं, वरना हिंदी में शब्द समझ नहीं आते। आप लोग बताइएगा कि आशीर्वाद कौन सा ठीक है? ऊपर वाला वो गलत है, ये वाला। मैं भी चौंक गया था, जैसे मेरी पहले आदत क्या थी कि मैं आपातकाल ऐसे लिख देता था, बड़ा खुश होता था। बाद में मुझे पता चला नहीं भैया, इट इज आपातकाल। ठीक है, तो नजर का धोखा है साहब। चलो अब सुनना बड़ा ध्यान से, एकदम बेसिक बच्चों की तरह सोचो। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 आपातकाल डाला गया। लेकिन आप सभी, मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए एनसीईआरटी की परिभाषा के अनुसार ये सोचें कि किसी भी देश के संविधान में आपातकाल जोड़ा ही क्यों गया होगा। सभी इस पर उत्तर देने का प्रयास करें और अपना अपना उत्तर देने का प्रयास करें कि किसी भी देश के संविधान में, खासकर भारत के संविधान में बच्चों, भाग 18 में आपातकाल जोड़ने की जरूरत ही क्या पड़ी? कोई भी दिमाग लगाना चाहे दिमाग लगा सकता है। बेटा आप क्या सोच रहे हो? आपातकाल सोचो। हाँ बताओ आयशा। सर इसलिए जोड़ा गया ताकि अगर कोई भी बाहरी देश हमारे देश पे आक्रमण करता है तो हम अपनी जनसंख्या को बचा सकें। ठीक बताया, बाहरी देश आक्रमण करता है, जनसंख्या। और कोई? भले गलत उत्तर दो, आप भी ट्राई करो। क्यों लगता है? कुछ भी सर इसलिए गुड गुड। अब और उमेश तो जब आंसर बैठे लिए बैठे, तुम लोग बोलते काहे नहीं हो क्लासों में? तो बढ़िया आंसर लिए बैठे हो आप। बेटा सही हमारा था,
अच्छा हुआ ये उत्तर तक सीमित है, पता चला एक दिन इनकी विवाह समारोह में पहुंच गए, यही हमारा। चल ठीक, तो बेटा जो बच्चों ने पीछे उत्तर दिया वो अच्छा है, लेकिन पता है आपको, मैं हाँ, अगर इंदिरा गांधी की जगह मैं होता तो मैं आपातकाल को देखता हाईजैक करने का तरीका। जैसे आतंकवादी के पास बंदूक होती है, पहले कोई लुटेरा तुमसे कहता है पैसे दे दो, तो तुम कहोगे नहीं मैं पैसे नहीं दे रहा, उसके बाद जब वो बंदूक दिखाता है तो देना पड़ता है। तो बेटा आपातकाल समझना, आ जाओ। आपातकाल का मतलब ये है तुम्हारे भारत में तुम्हें दिखाया जा रहा है कि बाहर से युद्ध ना हो, लेकिन जानबूझ करके चालाक सरकार विद्रोह रोकने का प्रयास करती है और पूरे भारत के राज्यों पर केंद्र अपना वर्चस्व बनाता है। सर कैसे बनाता है? मान के चलो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश है, कह रहा मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना केंद्र के साथ, तो केंद्र कह देगा हमारे साथ नहीं रहना तो मत रहो, हम कुछ करेंगे थोड़ी, एक दिन उठा करके एक गवर्नर की रिपोर्ट पर तुम्हारे ऊपर लगा देंगे राष्ट्रपति शासन, तो घबरा जाएगा। तो समझना, आपको बड़ा मजे की बात बताता हूं मैं, जब संविधान सभा हुई थी 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बार, और जब सब लोग बैठे थे तो ये चर्चा हुई कि आपातकाल डाल ही क्यों रहे हो, क्योंकि मैंने आपको हिटलर की पूरी कहानी सुनाई थी कि किस तरीके से हिटलर ने अपने देश के संविधान में आपातकाल का प्रयोग करके अपने देश के संविधान का दुरुपयोग कर दिया था। तो बेटा जब ये काला अध्याय, इसको द डार्केस्ट आवर ही कहते हैं, जब इसको संविधान में जोड़ा जा रहा था तो संविधान सभा में 2 वर्ग बट गए थे, जैसे वर्ग 1A वर्ग 1B। इस वर्ग ने कहा आपातकाल डालना मतलब देश को नुकसान पहुंचाना, दूसरा वर्ग बोला नहीं आपातकाल तो डालेंगे। तो बेटा याद रखना, हमारा जो भारत है उसके अंदर 2 मुख्य प्रकार से लोग बटे हुए थे। एक तो रजवाड़े थे, रजवाड़े कहते थे कि हम अंग्रेजों को जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो अंग्रेजों के भैया किसके गुलाम थे, वो अंग्रेज उनको विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, वो अंग्रेजों को पैसे देते थे। दूसरा थे आप और हमारे जैसे लोग जो 562 रियासतों में बटे हुए थे। पता चला राजा प्रशांत आ रहे हैं दयालपुर से, राजा अभय आ रहे हैं पीलीभीत आवास विकास कॉलोनी से, ऐसे रियासतें बनी हुई थी। तो इन रियासतों और रजवाड़ों को एक जोड़ना बड़ा मुश्किल था, इस वजह से काले अध्याय के रूप में आपातकाल डाला गया कि कभी भी कोई राजा नहीं माने बिगड़ जाए, कभी कोई रियासत बिगड़ जाए, जैसे क्लास में आप हैं, आप में से कोई बच्चा बिल्कुल ना आए तो हम धमकी देंगे, नाम काट देंगे, फिर एक्चुअली करके दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ने अपने हाथ में सत्ता बनाए रखने के लिए आपातकाल जैसे तंत्र का प्रयोग किया। बात आई समझ में? ये थोड़ा कंसेप्चुअल आंसर है, लेकिन इसको समझने का प्रयास करना, अभी धीरे धीरे समझेंगे, बड़ा मजा आएगा। समझिएगा, पहले मैंने आपको ये बताया कि पूरे विश्व में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ, 1914 से 1918। सर इसके रुकने के पश्चात एक देश है जिसका नाम है जर्मनी। सर जर्मनी ने अपना संविधान बदल दिया और जर्मनी ने अपना नया संविधान बनाया जिसका नाम है वाइमार रिपब्लिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। कोई दिक्कत? सर एक जर्मनी देश था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने अपना नया संविधान बनाया, पुराना कैंसिल कर दिया। सर हम ऐसा कर सकते? कर सकते। सर हम अपना संविधान किसी दूसरे देश से बनवा सकते? नहीं, क्योंकि प्रियम्बल में लिखा है कि तुम हो संप्रभु, सोवेरेन, जिसमें बाह्य और आंतरिक सारी चीजों का काम तुम ही कर सकते हो। अच्छा अब है, क्या हम किसी देश का संविधान बना सकते हैं? क्या लगता है? नेपाल कह रहे नहीं। बना सकते हैं? बना सकते हैं। कोई भी देश हमसे अपना संविधान बनवा सकता है। नेपाल ने ये रिक्वेस्ट करी थी तब 2006 के अंदर। नेपाल तो ऐसा देश है कि कभी राजशाही होती है, मौका मिलता है संवैधानिकतावाद आ जाता है, मौका मिलता है फिर राजशाही आ जाती है। वहाँ मनीषा कोइराला के पापा समझ ही नहीं पा रहे थे करते क्या। आ जाओ, संविधान और संविधानवाद में क्या है अंतर, अभी बताऊंगा आगे, ठीक है? ये अच्छा प्रश्न है। चलो बेटा तो समझना, ठीक है? बैठ जाओ। कौशल की पीडीएफ पढ़ते भी हो कि नहीं? है बेचारा वैसे हवा में तीर चला रहा है। क्यों पढ़ते भी हो बाकी लोग? घुस जाओ जल्दी बैठो बेटा। 9:05 तक आ जाया करो, उसके बाद आरती लेके खड़ा हूँ मैं, है ना? कि आए हैं सबरी के झूठे वेद खाए हैं, मक्कार हमारे आए हैं। चलो देखो, तो बेटा टाइम से आ जाया करो। बाकी कौशल की पीडीएफ पढ़ लिया करो अंग्रेजी में, तो क्या हुआ, है ना? पढ़ लिया करो एक बार। तुंगभद्रा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में लिखा हुआ है, उसके अलावा कोल माइनिंग के बारे में लिखा हुआ है, उसके अलावा सबसे अच्छा आर्टिकल ये दिया है कि भैया एक नया वायरस आ गया है, फिर ये भी दिया हुआ है ना? चलो छोड़ो, वही बेचारा नहीं पढ़ रहा तो हम क्या पढ़े। अब आ जाओ इधर से, ठीक है? देखो ध्यान से। और कोई बचा है बेटा? अब बचे और कोई? चलो समझना ध्यान से। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने, बिना बोले बैठना, जर्मनी ने अपने देश का, अब जो परसों नहीं आए थे विशेष बल लगाना,
वरना बाद में कहोगे सर हमें आपका समझ नहीं आता। बेटा समझ तो मुझे भी तुम नहीं आते, क्या मैंने तुम्हें भारत से निकाल दिया क्या? है ना, इधर देखो सर नाम हंस रहे हो, समझ गए इसका मतलब। चलो बेटा समझना, जर्मनी जो है, जर्मनी उसने अपना संविधान बदला, और जर्मनी ने कौन सा संविधान बनाया? वाइमार रिपब्लिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। इस जर्मनी के अंदर हिटलर अनुच्छेद 48 को नहीं जानता था, जो उसे बाद में बताया जाएगा। संविधान बना जर्मनी का, जर्मनी के संविधान में बेटा अनुच्छेद जोड़ा गया 48, जिसका सीधा मतलब है कि जर्मनी में जब भी लगेगा सत्ता फेल हुई तो राष्ट्रपति कूद के आएंगे, घोषणा करेंगे आज से सब मैं संभालूंगा। थोड़ा थोड़ा इंडिया की तरह लग रहा है ना, अब आएगा मसला। हुआ ये बेटा कि हिटलर की किस्मत चमक गई, क्योंकि जर्मनी में आ गया हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई ऐसी कि नोट छापने की जरूरत पड़ जाए, और इसी की वजह से जिम्बाब्वे भी बर्बाद हो गया था, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है। इन्फ्लेशन के बाद ये होता है कि सरकार बदल जाती है, और सरकार बदलने के बाद हमारे हिटलर भाई साहब की एक पार्टी होती है जिसका नाम है नाजी पार्टी। इस नाजी पार्टी के अंदर जो हिटलर होते हैं ये लोगों का बहुमत प्रदान करते हैं, क्योंकि हिटलर ओरेटर बड़ा जबरदस्त होता है। अगर हिटलर को बारात में भी खड़ा कर दो और एक तरफ जनरेटर चल रहा हो तो लोग हिटलर को सुनेंगे, इतना जबरदस्त आदमी था। अब तो है ही नहीं सुनता। तो बेटा नाजी पार्टी से 30 जनवरी 1933 को हिटलर एक पद पे आता है जिसे कहते हैं चांसलर। ध्यान देना, ये चांसलर जो होता है, बैठ जाओ धर्मेंद्र, ठीक है, ये जो चांसलर होता है इसका वही पद होता है जो भारत के अंदर प्रधानमंत्री का पद होता है। बात खत्म सर। उसके बाद ये क्या करता है? ये यहूदियों का नरसंहार करता है, और उसी घटना को होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको रोक दिया जाता है। कैसे रोक दिया जाता है? लोग कहते हैं कि तुम भले ही पीएम बन गए लेकिन तुम लोगों को नहीं मार सकते। तो बेटा हिटलर एक्टिवेट करता है यहां से यहां तक का सफर, आर्टिकल 48, जिसके अंदर ये अपनी ही संसद पे हमला करवा देता है। और हमला करवाने के बाद क्या होता है, ये दिखा देता है कि लागू हो गया जर्मनी के अंदर आपातकाल। फिर तो बस हिटलर ही हिटलर है, सबको साफ कर देता है, सबका साफ सबका विकास। चलो, इसी घटना के समाप्त होने के बाद 1945 के पश्चात वर्ष आता है 1946, और मुबारक हो तुम अपने प्रियम्बल में लिख रहे होते हो वी द पीपल ऑफ इंडिया। सवाल मेरा ये है कि अगर आपको, ध्यान से सुनना, इसमें तार्किक जवाब आएगा, बातें मत करना, आपको संविधान बनाने की अनुमति किसने दी थी? इसका उत्तर दे दें मुझे। आपने जो भारत का संविधान बनाया उसे बनाने की अनुमति आपको किसने दी थी? ब्रिटेन ने। बड़ा अच्छा आंसर दिया, गुड बेटा। ब्रिटेन ने डायरेक्ट ना दे के 1946 में एक प्लान भेजा था, कैबिनेट मिशन भेजा था 1946 में, ठीक। किसने भेजा था? इंग्लैंड ने। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखने की? बताओ जरा। अगर तुम्हें, मैंने कहा कि मैं तुम्हें नोट्स बनाने के लिए दे रहा हूं या मेरे नोट्स पढ़ने को दे रहा हूं, तो आप उसमें हेडिंग तो डालेंगे ना, अभिषेक सर पॉलिटी क्लासेस, या अभिषेक मिश्रा ने दिया। आपने कैसे ले लिया? अंग्रेजों ने अनुमति दी और आपने वी द पीपल ऑफ इंडिया लिख दिया, कैसे? पहले अटलांटिक चार्टर हुआ था, मतलब बंटवारे में, तो उसमें कहा था कि जो भी उपनिवेशवाद है उनको आजाद कर दिया जाए। गुड। एटलांटिक चार्टर में ये बोला था आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन साथ ही ये भी बोला गया था कि आप अपने देश का संविधान बनाने के बाद हमारे पास एक कॉपी भेजेंगे जिसको हम रेक्टिफाई करेंगे, यानी एक कॉपी भेजेंगे, इस कॉपी को मैं चेक करूंगा, क्वीन चेक करेगी और लिख के भेजेगी यस कि बी द क्वीन ऑफ किंगलैंड अलाउ यू, हम क्वीन जो कि इंग्लैंड की है तुम्हें अलाउ करते हैं कि तुम अपना संविधान बनाओ। बेटा प्रियम्बल पढ़ाने से पहले और प्रियम्बल पढ़ने से पहले घर में 3 बार कम से कम दंडवत शास्त्रार्थ प्रणाम कर लिया करो आदरणीय बी.आर. अम्बेडकर जी को। अगर ये नहीं होते तो तुम्हारी औकात नहीं थी, मेरी नहीं थी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया लिख लो। जान पूछ के कॉन्स्टिट्यूशनल एरर किया गया बाबा साहब के द्वारा कि वी विल नॉट सेंड द ड्राफ्ट टू दी ब्रिटिशर, वरना वो लिख देंगे बी द क्वीन ऑफ इंग्लैंड अलाउड हुए। सर इसके प्रमाण दे दीजिए, किताब पढ़ लेना, H.M. सीरवाई जबरदस्त राइटर है, किताब पढ़ लेना, जेएनयू में भी इनकी किताबें चलती हैं, उस किताब में मेंशन मिल जाएगा। जैसे बाबा साहब पे आरोप लगाए जाते हैं कि आप सेक्युलर लिखना भूल गए प्रियम्बल पे, नहीं, बाबा साहब ने लिखा था, सेक्युलर लिखना नहीं भूले, बाबा साहब ने क्या लिखा था? जस्टिस के बाद लिबर्टी, स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्यक्ति की, याद आ रहा है, पूजा पद्धति की। तो बाबा साहब बोले मैं सेक्युलर क्यों लिखूं जब मैं लिख चुका हूं लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो बाबा साहब के प्रियम्बल को आप पढ़ चुके हैं, मुझे मौका मिला मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा। दूसरी बात इस पे आ जाओ, अब आ जाओ इमरजेंसी। तो जब 6 दिसंबर या 9 दिसंबर, ठीक है, जब 9 दिसंबर 1946 को बच्चों
पहली बार संविधान सभा बैठी तो इस बार यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है कि इसके अंदर अस्थायी सदस्य कौन थे जिनको बना दिया था अध्यक्ष यहाँ का, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऐसे क्वेश्चन पुलिस एग्जाम में तो आते ही आते थे, लेकिन अब यूपीएससी की यात्रा भी करने लगे। दूसरा बात प्रश्न इसमें ये भी बन सकता है कल को कि अस्थायी बनाने के बाद स्थायी किसे बना दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सुनना, जब बाबा साहब ने पढ़ा चैप्टर 18 या भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तो पूरी संविधान सभा डिप्रेस्ड हुई। बेटा इधर देखो, वो काम नहीं है, देखो। तो हुआ ये कि ये निर्णय हुआ कि बाबा साहब से कहा गया कि बाबा साहब एक आदमी ने 2/3 यहूदी गायब कर दिए जर्मनी से, और वो भी उस भाग से जो यूरोप के कब्जे में था, और आप ये डाल रहे हो। तो मैंने आपको बार बार बताया, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, शायद आप पढ़ने लिखने में तेज हो। तो बेटा हमारे यहाँ सिर्फ इमरजेंसी के प्रावधान नहीं है, साथ में क्या जोड़ा गया, सेफ गार्ड्स। क्या जोड़े गए, इसे कहते हैं बचाओ प्रावधान। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। चलो जरा बताओ मुझे, अगर मान के चलिए पूरा इंडिया है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट अभी ऐसी बना रहा हूँ रफली, कहीं दिल पे ले जाओ, बोले अरे चिड़िया बनाती मारती मार करने। चलो, अगर कल को हम पर पाकिस्तान अटैक करता है, पाकिस्तान अटैक करता है, तो यहाँ कहीं इस प्रांत में आपको पता है कि पंजाब है, ध्यान से सुनना, कल को पंजाब खड़ा हो जाए और ये कहते आजी मैं ही निपट लूंगा इससे, कोई टेंशन नहीं है, तो क्या हम पंजाब को, सिर्फ पंजाब को लड़ने भेज सकते हैं? ऐसी परिस्थिति क्यों, क्या जरूरत है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं भेज सकते? अच्छा ये, हाँ गुड, तेज का जो आंसर है उसे मैं डिफाइन कर देता हूँ। समझना बेटा, अगर कभी देश पे हमला हो जाए तो ये निर्णय कैसे लोगे कि यूपी को भेजे कि बिहार को भेजे कि गोवा को भेजे। हो सकता है तुम्हारी तरह उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी के लोग आगे आ जाए कूद के, बोले देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे, और यूपी वाले अकेले ही निपट ले इनसे। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, आर्टिकल का नाम लिख लो ताकि कभी नहीं भूलोगे। आर्टिकल का नाम है 355, और 355 कहता है कि ये संघ की, केंद्र की जिम्मेदारी होगी कि कभी भी आपके ऊपर बाह्य आक्रमण हो या आंतरिक आक्रमण हो, बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ किसकी होगी, केंद्र की होगी। ठीक है, और आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज में डाला करो, ग्रुप पे कर दिया करो, हमारी नैया पाल लगा दो, ये कर दो वो कर दो, ढोंग नहीं, बटरिंग नहीं। ठीक है, जब बाद में तुम्हें जो है ऐसे ही घूमना है 360 डिग्री तो मैसेज में डाला करो। हाँ भाई रचना, ठीक हो आप? रचना सारे आर्टिकल लिखती, बट एडिटोरियल में लिख दिया करो। हाँ भाई, आर्टिकल 355 समझ गए? किसी राज्य को स्वतंत्रता नहीं है कि तुम जाकर के लड़ लो, इसकी घोषणा कौन करेंगे, तो भैया संघ बचाएगी, राष्ट्रपति घोषणा करेंगे, हमेशा संघ बचाएगा, संघ की जिम्मेदारी है। पीलीभीत पे चीन अटैक कर दे, सीधे फोन मिलाना केंद्र को, मोदी जी को, कि भैया आपकी गारंटी कहाँ गई, हम नहीं लड़ेंगे। आर्टिकल 355, अब मत भूलना। चलो, तो मुबारक हो, लिखो भैया, पहली इमरजेंसी जो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं पर मैं पुनः रिपीट करा रहा हूं, जिसका नाम है 352। एक ऐसे बीच में लाइन खींच लेना जैसे मैं नोट्स बनवाऊं, और इधर लिख लेना युद्ध, इधर लिख लेना बाहरी आक्रमण, ठीक है, और इधर लिख लेना आंतरिक अशांति। ठीक है सर, ये तो सुना सुना लग रहा है। हाँ बच्चे, सुना सुना लग रहा है, अभी देखो, देखा देखा तो लगेगा ही, चला तुम्हारा काम ही है। ठीक है ना, मुझे किसी की होड़ ना दौड़ है, क्यों? कोई बात नहीं बेटा, जिसके पैर नहीं वो भी दौड़ता। देखो यार आराम से, ठीक, आंतरिक अशांति, ठीक, ये हो गया। अब अगला चीज समझिएगा जरा से, बहुत अच्छे से, ठीक। सर आपने ये दोनों चीजें लिख दी, लेकिन आपने बड़ी चालाकी से अंत वाला बदल दिया। हाँ बेटा, अंत वाला बदलना पड़ गया। क्यों बदलना पड़ गया? क्योंकि ये जो संशोधन करा गया है, एक इंदिरा जी के टाइम पे ओरिजिनली संविधान ऐसा था, एक सरकार बन गई 1978 में, मोरारजी देसाई जी ने करा, क्योंकि मैडम इंदिरा गांधी ने इसका दुरुपयोग कर लिया, विच इज सो कॉल्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये क्या था? तो मैंने आपको पूरी स्टोरी वीडियो के माध्यम से 4 मिनट यहाँ पर दिखाई भी। जो नहीं आ पाए इतना समझ लीजिए कि मैडम जो है वो किसके प्रति चुनाव हार गई थी? राजनारायण। कहां से हार गई थी? रायबरेली। कौन से जज ने फैसला दिया था? जस्टिस जगमोहन सिन्हा।
और जज साहब के 12 जून के फैसले के बाद मैडम जो प्रधानमंत्री पद पर काबिज थी उन्हें वापस हटना था, तो मैडम ने सत्ता को बनाए रखने के लिए हिटलर की तरह प्रयोग करा, वही चैप्टर जो हिटलर ने प्रयोग किया था आपातकाल। और मैडम ने देश में आंतरिक अशांति के कारणों को दिखा करके क्या लागू कर दी थी, इंटरनल इमरजेंसी। प्रश्न आ जाएगा, अभी भी आप दोनों समझना बेटा, प्रश्न आ जाए इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल घोषित किया था वो आंतरिक अशांति पर था या बाह्य आक्रमण पर था? बताओ, सिर्फ बच्चे बताएंगे। हाँ, अरे वाह, क्या नाम है बेटिया तुम्हारा? रचना। चंपा, भूल गया मैं, क्रिएटिविटी दूसरी। तो बेटा इसने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है रचना ने कि जो इंदिरा गांधी जी थी होशियार थी, आंतरिक अशांति, बाहरी युद्ध में तो कुछ नहीं हुआ था। समझना बात। मोरारजी देसाई आए, बोले आंतरिक अशांति की कोई परिभाषा तो है ही नहीं। धर्म के नाम पे 4 लोग बैठ करके कहीं पे कीर्तन कर रहे हैं, कहीं लोग मुहर्रम बना रहे हैं, वो भी किसी को अशांति लग सकता है। बोले इसका इतना ज्यादा दुरुपयोग हुआ कि इसको हटा देते हैं और हम लिख देते हैं सैन्य विद्रोह या सैन्य आक्रमण, आर्म्ड रेबेलियन। अच्छा, कोई बता सकता है कि ये जो सैन्य विद्रोह या सैन्य आक्रमण है इसमें अंतर क्या होता है, या इसमें अंतर क्या है और इसमें अंतर क्या है? क्या होता है एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म रेबेलियन क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई बेटा, जब तक सेना ने अपने हाथों से ऑलरेडी किसी भी तरीके के आर्म लेके संसद को ना काउंटर अटैक में सामने खड़ा कर दिया हो, सिर्फ अगर सैन्य चीखते रहे कि हम तुम्हें ओवरटेक कर देंगे तो वो रेबेलियन नहीं है। एक्चुअली सेना के हाथ में हथियार होने चाहिए। एग्जाम्पल पाकिस्तान, एग्जाम्पल बांग्लादेश, एग्जाम्पल म्यांमार। ठीक है, चलो उसके बाद ध्यान से सुनिएगा। 352 में मैंने आपको बताया था कि फखरुद्दीन अली साहब को रात में फोन कर दिया गया था और उन्हें जो सूचना दी गई थी वो कैसे दी गई थी, ओरल। तो ये भी 44वें संविधान संशोधन में निहित किया गया कि आज के बाद राष्ट्रपति के पास में जो सलाह जाएगी प्रधानमंत्री की और कैबिनेट की, वो हमेशा सलाह कैसी जाएगी, लिखित जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात और लिख लीजिए, क्या भारत के पूरे हिस्से पर या फिर किसी पर्टिकुलर राज्य या शहर में अलग अलग तरीके से आपातकाल लगाया जा सकता है? जैसे सिर्फ इस समय मोदी जी चाहें तो सिर्फ पीलीभीत के भ्रमण कॉलेज पे आपातकाल लगा सकते हैं, सिर्फ इसी हिस्से पर लगा सकते हैं। ये कब डाला गया था? ये इंदिरा जी की होशियारी थी। इंदिरा जी बोली मुझे तो पर्टिकुलर जगह पे भी लगाना है, मोरारजी देसाई ने नहीं करा था। तो लिख लीजिए भारत या भारत के किसी भी भाग पर, ये भी लिख लीजिएगा, भारत या भारत के किसी भी क्षेत्र या भाग पर। ये प्रावधान किसने करा था? 42वें संविधान संशोधन से 1976 में इंदिरा जी होशियार थी, क्योंकि पता चला अटल बिहारी वाजपेयी जी की रैली निकल रही है, बोले सिर्फ वहीं आपातकाल लगा दो, अपने फायदे की चीज सोचो। तो मोरारजी देसाई जी ने इसे बदला नहीं बेटा, सारी चीजें नहीं बदलनी होती है, जो हमारे काम की है वो तो हम बचा के रखेंगे ना। बट दिमाग तेज चल, और बच्चे नहीं आ पाए, अच्छा अभी सदमे में होंगे कि आज क्लास है कि नहीं है ना, अभी और लोग भी नहीं आ पाए। बेटा सूचना दे दो, मास्टर ऑफ द रोस्टर इज हियर। सुप्रीम कोर्ट के जज को बोला गया था, दीपक मिश्रा, नहीं पढ़ा आपने जजमेंट? पढ़ लो, चल बढ़े आगे, लिख लिया? अभी और चीजें हैं, अभी और आएंगी एंजॉयमेंट की तरफ पढ़ेंगे। ठीक सर, इसके अलावा और क्या कर दिया? तो सुनना जरा ध्यान से। पहले 352 की जो आपातकाल थी उसे डायरेक्टली लगाया जा सकता था 60 दिन के लिए सीधे, यानी कि आज राष्ट्रपति का मन हुआ। ये लगती कैसे, पहले ये भी समझ लो। इसे लगाने के लिए भैया क्या प्रक्रिया है, इसकी उद्घोषणा होती है। इसी को इंग्लिश वाले बच्चे बोलेंगे प्रोक्लेमेशन। ध्यान देना वरना भटक जाओगे। इसकी उद्घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति को वर्ड वहां लिखा है संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन लिखा है 352 में, एडवाइस नहीं लिखा है। लेकिन याद रखना इनकी संतुष्टि अपनी नहीं होती, किसकी होती है भैया? पीएम। वेरी गुड, इसी को कहते हैं कैबिनेट। तो इनकी जो संतुष्टि होती है उस संतुष्टि के बाद में ये घोषणा कर सकते हैं। पहले दिक्कत क्या थी कि 60 दिन तक आपातकाल लगा रहता था, तो बाद में 1978 में मोरारजी देसाई साहब बोले ये प्रक्रिया कठिन करनी है, पहले तो मैं ये 60 दिन की अवधि को कितना कर दूंगा, ये लिखित में कर दूंगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी बात उन्होंने एक प्रावधान और कर दिया, प्रावधान ये कर दिया कि लोकसभा और राज्यसभा की अनुमति अनिवार्य है, परंतु
2/3 बहुमत के साथ। मैं आपको बताता हूं अच्छे से कि मैं कहना क्या चाहता हूं, समझना, कंफ्यूजन हो सकती है आपको। मुझे लगाना है आपातकाल, ठीक है, ध्यान से समझना। ये है राष्ट्रपति साहब, ये किसकी सलाह पर बात है सर, PM+। अब अगर इनको इमरजेंसी अप्लाई करनी है किसी भी भाग में, तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने इन्हें पूर्ण रूप से ये हक नहीं दिया। इनसे साफ कह दिया कि अगर तुम्हें जब भी आपातकाल लगाना है तो तुम संसद के पास जरूर जाओगे और संसद से स्वीकृति लोगे। क्या लोगे? अगर कोई बच्चा थोड़ा भी UPSC के लिए पढ़ा हुआ है तो उसे दिख जाएगा कि ये दोनों कौन है, कार्यपालिका, वो कौन है, विधायिका। और हमारा नियम क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव इज लायबल टू, ये फॉर्मूला समझे, जिसे नहीं आया मैं आसान कर दूं, विधि बनाने वाला बड़ा, ना कि पालन करने वाला। विधि बनाता कौन है, वो, पालन कौन करता है, ये। तो पालन करने वाला सदैव उत्तरदायी होगा विधि बनाने वाले। बात क्लियर हो गई? ये नियम है, इसको गांठ बांध देना, फिक्स है। यहाँ पर कौन सी स्वीकृति चाहिए, तो लोकसभा में भी राज्यसभा, 2/3 चाहिए उपस्थित एवं मतदान, साथ ही साथ चाहिए पूर्ण बहुमत। सर सेम यहीं पे चाहिए, इस बहुमत में कंफ्यूज मत हो ना। हाँ पूछो, चल। हाँ बोलिए, आपका प्रश्न अच्छा है, प्रश्न जरूर पूछा करें। यही होता ही, मैं आपको इसकी और चीज, एक जो चरण ने बात कही है, वो चरण की बात बिल्कुल ठीक है कि सर यहाँ पर जो पार्टी जीत के आई है, बहुमत तो उसी का होगा, बहुमत मिल जाएगा। तो बेटा यही तो गेम है। अगर इस समय वर्तमान सरकार चाहे, हाँ चरण आप पहले पूछिए। क्या कहना चाहते हो तुम सब, मेरे ही उधर है? ठीक है, समझो, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर, अब मैं इसे प्रैक्टिकल फील दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल फील ये समझो कि पता चला राष्ट्रपति जी को ये लग गया कि एक जगह पर कहीं से सूचना आई है कि चीन हम पे हमला करने वाला है। अब राष्ट्रपति भारत या किसी भी भाग के अंदर क्या लगा सकते हैं, आपातकाल। वो सिर्फ अरुणाचल में लगाना चाहते हैं, विपक्ष विरोध कर रहा है, कर लो विरोध। क्यों? क्योंकि जब वो सबसे पहले तो वो घोषणा कर देंगे तो 30 दिन के लिए आपातकाल लग जाएगा। और ये लगाने के लिए सलाह भी कौन देगा, प्रधानमंत्री देंगे, केंद्रीय मंत्री परिषद के साथ में मिलकर। जैसी वो घोषणा करेंगे, ध्यान से समझना, घोषणा करने के बाद में नियम क्या कहता है कि विधि बनाने वाले के पास जाएगा जो विधि का पालन करता है, एग्जीक्यूटिव लायबल टू लेजिस्लेटिव। जैसे ही वो जाएगा संसद के पास, तो मुबारक हुआ, बैठी तो 3 अक्षर की पार्टी है मेजोरिटी, समझ गए बात को। तो वो अपना बिल मना करेगी क्या? कभी नहीं मना करेगी। इसीलिए याद रखना, ये सारी चीजें मैं इतनी देर से क्यों कह रहा हूँ, अगर केंद्र सरकार ने सोच लिया हाईजैक करना है, संघवाद को सोच लिया कि लागू करना है, तो कोई नहीं जीत सकता। ये हाईजैक करने का तरीका है। तुम्हें लग रहा है कि संसद के पास जाएंगे बड़ा अच्छा हो जाएगा, अच्छी कहां से अच्छा हो जाएगा, विपक्ष हो तभी तो। आप समझना ध्यान से सर, लेकिन एक चीज हो सकती है, अगर लोकसभा विघटित हो, 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, अगर सर लोकसभा सदन में हो ही ना, लोकसभा सेवा में हो ही ना, सर मोबाइल में टैरिफ ही ना हो, तो फोन कैसे करोगे? ऐसे में पापा के फोन से कॉल करते हो। तो बेटा यहाँ भी एक ऐसा बुढ़ा बैठा हुआ है जो कभी मर नहीं सकता। राज्यसभा के पास सारे अधिकार चले जाएंगे और मुबारक को राज्यसभा कहेगा कि मैंने 2/3 पारित कर दिया, लोकसभा की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सर एक कंडीशन और है जो लक्ष्मीकांत ने नहीं लिखी। आप भी सोचो, अगर लोकसभा के चुनाव होने के बाद नई लोकसभा बन के आ गई, पहली बात तो सर आपातकाल के दौरान आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोकसभा के चुनाव संभव भी नहीं है और इसी लोकसभा का टाइम भी आगे बढ़ाया जा सकता है एक साथ, ये भी गेम है। लेकिन मान लो कि आज इमरजेंसी डिक्लेयर करी, कल चुनाव का नतीजा आ गया, नई लोकसभा बन गई, तो नई लोकसभा क्या कर सकती है इसमें? तो नई लोकसभा इतना बड़ा रोल कर सकती है बेटा कि जो राज्यसभा भी अकेले था, अब तो ये जिंदा हो गई, और जब ये जिंदा हो गई तो वापस से प्रस्ताव इसके पास जाएगा 30 दिन के अंदर, यानी लोकसभा से प्रस्ताव पारित होना ही होना है अगर ये जिंदा हो जाए, या फिर 1 साल के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। एक बात मैं आपसे कहूँ, समझ गए बात को? या ऐसा नहीं कि लोकसभा चुन के आ गई और चुन के आने के बाद लोकसभा से हम ये भी ना कहें कि तुम्हारे यहाँ बिल पारित करेंगे, ऐसा तुम कर ही नहीं सकते। समझ गए बात को? अब आओ दूसरी कंडीशन, बहुत प्यार से समझना, फिर कहो फिर रिपीट कर दूं, बच्चों ब्लैंक मत होना, इमरजेंसी नहीं आती समझ में। लास्ट टाइम अच्छे से रिवीजन कर रहा हूं बेटा, जो थोड़े कम हाइट के बच्चे वो आगे आ जाया करो। आपको बेटा दिख रहा है पीछे, क्या नाम है? माधुरी,
अगर ना दिख रहा हो तो आगे इन लल्ली के पास आ जाओ, और क्या, ठीक है। चलिए मैं फिर से कह रहा हूँ सर, 3 प्रकार के आपातकाल में पहला आपातकाल पढ़ रहे हैं 352। इसमें जितने अल्फाबेट या जितने नंबर है उतने ही प्रकार का दिया है। सर पहला कौन सा दिया है? युद्ध दिया। दूसरा कौन सा दिया है? और तीसरा कौन सा हो गया है? ठीक, अरे भाई सैन्य आक्रमण बोल लो, रिबेलियन बोल लो, कुछ बोल लो, ये 3 आधार जो है इसमें से इसके आगे गोला बना के लिख लेना कि ये 44वें संविधान संशोधन से डाला गया। आपातकाल लगाई कैसे जाती है? लगाई तो सर लगाई 2 तरीके से जाती है। इस बार कैसे लेट हो गए? टाइम से आया तो चलो ध्यान देना इधर अच्छे से। ये आपातकाल लगाई कैसे जाती है? तो सर आपातकाल लगाने का सीधा तरीका है या तो राष्ट्रपति उद्घोषणा कर दे, लेकिन ऐसे तो राष्ट्रपति उद्घोषणा कर देगा तो राष्ट्रपति का तो वर्चस्व बना रहेगा, वो तो कभी नेशनल इमरजेंसी हटाएगा ही नहीं। तो हमने यहाँ पर बाबा साहब का फॉर्मूला लगाया कि राष्ट्रपति तुम तो इनसे बाध्य हो, तुम्हारा खुद का दिमाग तो है नहीं, चलो थोड़ी देर के लिए दिखावा कर लो। और वो दिखावा क्या है? लोकसभा राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा में भी तो बैठे इन्हीं की पार्टी के हैं। लेकिन सोचो 1% विवाद भी हो सकता है। कैसे? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, आदरणीय प्रणब मुखर्जी किसी और पार्टी के थे, तब भी सत्ता किसी और पार्टी की थी केंद्र के अंदर। तो कभी ऐसा इंडिया का लक बाई चांस हो सकता है कि राष्ट्रपति केंद्र में दूसरी पार्टी की विचारधारा का बैठा हो जो घोषणा ना करना चाह रहा हो, लेकिन अब तब भी बेचारे को मजबूर कर दिया। उसके बाद बिल वापस से लोकसभा में पहुंचेगा तो लोकसभा में तो हो ही जाएगा। अब सबसे बड़ी समस्या, सर हमने लोकसभा से पारित करा लिया, राज्यसभा से करा दिया, अब मुझे इसका उत्तर दीजिए कि अनुच्छेद 352 का आपातकाल कितने वर्षों के लिए रख सकते हैं? 6 महीने। उत्तर ठीक है। और 1 साल किसने कहा? धर्मेंद्र ने। और इनफाइनाइट कौन बोला? आवाज आई थी इधर से, इनफाइनाइट कौन बोला? आप बोली, लांसी बोली। अरे वाह, लांसी चश्मा लग गया तुम्हारे बेटा, 3 दिन में तुम और कुछ ना बदल पाई, चश्मा ही बदल लिया तुमने। चलो देखो तो समझना बच्चों, अनुच्छेद 352 अनलिमिटेड चलता है 6 माह की प्रक्रिया में। 6 माह में साइकिल फिर घूमेगी, लेकिन 6 माह के अंदर यूपीएससी फंसाएगा, यूपीएससी दे देगा कि 6 माह पूरा होने पर पुनः प्रस्ताव ले जाएं, तो पूरा होने पर नहीं, 6 माह के उपरांत, 6 माह के उपरांत, समझ गए? अगर टाइम पूरा हो गया तो भैया आपातकाल खत्म। अब समझ लीजिएगा इस आपातकाल को। हाँ युद्ध है तो युद्ध मतलब गृह युद्ध होगा क्या? नहीं, गृह युद्ध की बात नहीं, इस युद्ध की घोषणा करेंगे राष्ट्रपति। ये इस युद्ध का मतलब समझिए, किसी देश ने धमकी दे दी तो भी राष्ट्रपति को लगा तो वो युद्ध मान लेंगे, क्योंकि इसमें एक वर्ड आया इमिनेंट डेंजर की आशंका होने पे भी घोषणा हो जाएगी। इस युद्ध का वास्तविक नहीं होना चाहिए, और ये युद्ध ऐसे भी हो सकता है कि 2 राज्य आपस में लड़ते तब भी युद्ध। समझ गए बात? चलो अब आ जाओ वापस से। सर ये जो आपातकाल है, इस आपातकाल को हटाया कैसे जा सकता है? तो आप लिख लेना, पहले मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो राष्ट्रपति जी को खुद ही आत्मज्ञान हो जाए। राष्ट्रपति जी बैठे हो और उन्हें लगे यार हमारा देश आपातकाल के हाथों में है, चलो एक काम कर रहा हूं, मैं खुद ही घोषणा कर देता हूं। तो ऐसे राष्ट्रपति जी, अब ये तो आपको अच्छे से पता है कि इनके दिमाग में तो कभी खुद से विचार आएगा नहीं। कौन बोलेगा इनको? पीएम बोलेंगे, और साथ में पीएम दिखावा भी कर देंगे कि देखो मेरे पास मंत्री परिषद की भी हाँ है, जबकि मंत्री परिषद को नियुक्त कौन करता है? खुद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ये अरुण जेटली भाई साहब थे, इन्हें ये बना दो, ये हमारे राजनाथ सिंह है, इन्हें बना दो जरा, और ये अमित शाह है, इन्हें बस बाहर निकल, मतलब इन्हें जो है कुछ भी बनवा दो। नहीं समझे तुम लोग? चलो समझ गए? गुड बेटा, समझिएगा। पहला तो राष्ट्रपति घोषणा कर दें, एक उद्घोषणा कर दें, जैसे लगाया वैसे हटा दें। दूसरा, जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति जी का इंतजार करो। मान के चलो लोकसभा जो है, इस लोकसभा के 1/10 लोग किसके पास जा सकते हैं? डायरेक्टली राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। और अगर लोकसभा मान के चलिए चल रही है, सदन एक्टिव है, 1 साल का कार्यकाल और बढ़ गया है, तो किसके पास भी जा सकते हैं? स्पीकर के पास। दोनों के पास चॉइस है, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। कितने लोग जाएंगे? 1/10 लोकसभा के। अभी कितने हैं? 543। तो भैया 543 का मतलब 54.5 आदमी तो जाएंगे नहीं, तो 55 जाएंगे, आधा कटी हुई डेड बॉडी तो लेके जाओगे नहीं। तो 55 लोग राष्ट्रपति के पास जाएंगे और इससे बोलेंगे कि सर एक विशेष सत्र करवा दो। विशेष सत्र, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, यूपीएससी यहां फंसाता है। यूपीएससी लिख देगा
कि जब ये लोग जाएंगे 1/10 तब ये राष्ट्रपति या अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि संयुक्त सेशन करा दो। तुम फंस जाओगे अगर तुमने नहीं वर्ड पकड़ा, क्योंकि संयुक्त सेशन सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में हो सकता है, ना इमरजेंसी में होता है, ना फाइनेंस में होता है, ना मनी में होता है, ना संवैधानिक संशोधन में होता है। कृष्णपाल बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर फंसना नहीं है, यहाँ संयुक्त सत्र की बात नहीं हुई है जो अनुच्छेद 108 में है ना, या किसकी बात हुई है? विशेष सत्र की बात हुई। ये विशेष सत्र मजबूरी में राष्ट्रपति को कितने दिन में कराना पड़ेगा? और इसके बाद अब यहाँ पर खेल आता है। जब इमरजेंसी अप्लाई करनी थी प्रशांत, तो कितनी वोटिंग चल रही थी? 2/3 वाली, 2/3 उपस्थित एवं मतदान प्लस पूर्ण बहुमत। लेकिन जब हटाना होगा तो खुशी के साथ लिख सकते हो कौन सा? साधारण बहुमत। सर ये क्या होता है? 50% प्लस 1 जो उस दिन आए, जितने बैठे हैं। सदन में 543 है लेकिन उस दिन 150 लोग आए हैं, तो भैया 76 लोग मिलके इमरजेंसी हटा दें। बात आई समझ में? ये पूरी प्रोसेस है। सर ये पूरी प्रोसेस क्यों बता रहे हैं? तो लो भैया दिखा देते हैं तुम्हें, अभी वापस आ जाएगा, ठीक है? पहले जरा इस प्रश्न का उत्तर दे दो। लेकिन नहीं रहा साहब, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, सेपरेट और अच्छे से लेके आ जाओ। संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक संस्थिति प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। शुरू में ही बता दिया कौन सा आर्टिकल है 3 के बाद 355, अपनी कॉपी में भी नोट कराओगा। ये रहा आर्टिकल 355। बोला था मैंने संघ रक्षा करेगा। यूपी कहेगा मैं लड़ लूं, बोले तू पीछे हट जा मैं बचाऊं, ठीक है? ये इसका उत्तर दीजिए। अभी ये वाला आपने पढ़ा नहीं, इसे पढ़ाऊंगा। अरे रुक जाओ बेटा, बेटा सवाल तो ये वाले होते हैं, अगर ये खुल जाए तो। इसको देखिएगा, अनुच्छेद देखिए, ध्यान से देखना। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी 352। हमेशा अगर आपको पॉलिटी में अच्छा होना है तो आप छत्तीसगढ़ का पेपर उठा लें। छत्तीसगढ़ का पेपर सबसे क्लासिकल होता है, पढ़ना। अनुच्छेद 352 के बारे में चीजें बताएं। क्या ये राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित होता है? क्या हुआ तेज? अरे तेज और चरण क्या हो गया बच्चों? मुझसे पूछ लो, आपस में ऐसे लड़ो, क्या हो गया? क्या बात है? कल ही तो आजाद हुए, तुम इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं? 15 अगस्त 1947। हाँ हाँ पूछो चरण। देखा, इसीलिए कहते हैं तेज के साथ रहना। चलो हर जगह नहीं रहना, ठीक है? चलो रुक जाइए, वाला प्रश्न आप करिए, आगे बढ़ते हैं। सर आधा हो गया था हमारा। आधा हो गया था, कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग लॉ वाले, तुम्हें कोई छूट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद करते हैं, ठीक है? चलो ये स्पेशल प्रिविलेज हो गया, मिनेर्वा मिल केस हो गया। अब रुकिए, अब आपको एक इंटेलिजेंट चीज पढ़ाते हैं, उसके बारे में पढ़िए। आ जाओ भैया, स्पेस ये। चलो अब मेरा प्रश्न ये है आपसे, आपने कई बार चीजें पढ़ी होंगी कि आपातकाल का प्रभाव होता है, ठीक है? ध्यान से समझना। एक डायग्राम बनाइए मेरे साथ, लिखिए 352 ऐसे करके लिखिए इसको, आपातकाल, ठीक है? ऐसे बनाइएगा प्रभाव, और इसका प्रभाव कैसे 3 रेखाएं खींच लीजिए। सबसे पहले लिखिएगा कार्यपालिका पर इसका प्रभाव, उसके बाद लिखिएगा इसका प्रभाव विधायिका पर, आप कभी भूलेंगे नहीं, और तीसरा इसका प्रभाव रख लीजिएगा बच्चों न्यायपालिका पर, ठीक है? ये लिख लीजिए। आपको ये तो पता चले कि अनुच्छेद 352 का है ना बच्ची रचना, कि पता तो चले कम से कम इसका इफेक्ट क्या होता है। ध्यान देना, सोना नहीं, पीछे बैठिए, आपको कोई दिक्कत लगे तो भाग के आगे आ जाना इधर, चलो ठीक है? सर कार्यपालिका मतलब, अब चरण प्रैक्टिकल फील्ड। चरण पीलीभीत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। नहीं सर झूठ बोल रहे, अभी संजय सिंह जी हैं। मान लो चरण ने अथक प्रयास के बाद 2026 में सफलता प्राप्त करके 2048 में पोस्टिंग ली। सर इतना लेट हो सकता है कि आप यूपीएससी निकालने के बाद डायरेक्टली ना नियुक्त, तो सीडीओ बन के रह जाओ। तो सुनना, चरण ने एग्जाम निकालने के बाद में, चरण समझना प्रैक्टिकल, पीलीभीत में चरण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिसे कलेक्टर भी कहते हैं। चरण 352 आपातकाल की घोषणा हो गई है पीलीभीत में, तुम्हारी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रैक्टिकल समझो। कल को आप डीएम बन गए, आपकी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या पुलिस भी बन गए या कांस्टेबल भी बन गए, आपकी नौकरी पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो समझना बेटा, आप भी फील करना। अभी तक ये किसके आदेश का पालन कर रहे थे? राज्य की सरकार के। सब खत्म, आज से तुम किसके निर्देशों का पालन करोगे?
केंद्र के। कभी नहीं भूलना, आप डीएम थे, ऑलरेडी केंद्र से आए थे, राज्य सरकार के अधीन थे, परंतु अब राज्य सरकार नहीं करेगी। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि राज्य की विधानसभा खत्म हो गई या सरकार खत्म हो गई। मैं तो अब भी कह रहा हूं कि सरकारें जिंदा हैं, लेकिन पालन किसका करोगे? सिर्फ केंद्र का। बात आई समझ? अगली चीज सर, विधायिका आपके उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा है कि नहीं है? पता है ना विधानसभा क्या होती? कोई बच्चा ऐसा हो जिसे विधानसभा नाम नहीं पता हो तो समझ लेना, उत्तर प्रदेश अपनी विधि खुद बनाएगा राज्य सूची पर। उसे जो अधिकार मिला है उसके लिए उसे एक कमरा चाहिए, उस कमरे को विधानसभा बोलते हैं। वो कहां पर है सर? लखनऊ में। ऐसा ही एक और कमरा उसके बगल में है जिसे विधान परिषद बोलते हैं। ये हर राज्य के पास नहीं, सिर्फ 6 राज्यों के पास 2 कमरे हैं। जिन राज्यों के पास 1 कमरा है उन्हें विधानसभा देना ही देना, जिनके पास 2 कमरे हैं विधान परिषद और विधानसभा। समझना, उत्तर प्रदेश की सर विधानसभा का क्या होगा? उसकी तो गलती भी नहीं है। चीन ने बोला है कि हम पीलीभीत पे हमला करेंगे, हमने आपातकाल घोषित कर दिया। तो बड़ा गोल्डन क्वेश्चन आता है बेटा, आप भी समझना, विधानसभा यथावत बनी रहेगी, परंतु विधानसभा का राज्य 2 सूची यानी जो स्टेट लिस्ट पर जो नियम बना रहा था, ये किसके पास चला जाएगा? केंद्र। इसी को तो केसी बेयरेज ने बोला है कि क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टिल्ट, एकात्मक जिसे कहते हैं अर्ध संघीय प्रणाली वाला एकात्मक झुकाव वाला राज्य, यानी केंद्र मजबूत है। कविता रचना, आपको दिख रहा है केंद्र मजबूत है। अब आप सोचो, उत्तर प्रदेश में चीन के हमले को दिखा के उत्तर प्रदेश के पीलीभीत को हाईजैक करने में कितनी देर लग रही है केंद्र को? मुश्किल से नैनो सेकंड। डीएम उनने अपना बना लिया, बोले डीएम पुलिस सीएम बीएम सब हटाओ, आज से सिर्फ जलवा अपना इतना होगा। उसके बाद बोले तुम्हारी विधानसभा हम खत्म ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये आपातकाल विधानसभा खत्म करने की तो बात ही नहीं करता, चलने दो अपनी विधानसभा। लेकिन आज से सारे कानून किस सूची पर बनाएंगे? हम बनाएंगे राज्य की सूची पर भी केंद्र बनाएंगे। सर आपका क्या होगा? आपका पता चला आप बिहार में बैठे हो, आप यूपी में जज बन के बैठे हो, अगर आप लोगों का आशीर्वाद कायदे से मिल गया तो बन भी सकते हैं। अगर मिल गया तो सर क्या करोगे? बेटा तो मैं मजे से गोवा निकल जाऊंगा। एक ढेला भर भी न्यायपालिका पर 352 आपातकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जजेस पर बिल्कुल नहीं पड़ता। तुम्हारे से कहा जाएगा घर से मत निकलना, जज भाई अपना मोपेड लेके घूम रहे होंगे गाड़ी से। कहने का मतलब है कि न्यायपालिका पर 352 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यूपीएससी का क्वेश्चन आ जाए कि 352 अनुच्छेद के आपातकाल में उत्तर प्रदेश के जजों की तनख्वाह कम कर दी गई, बताओ हाँ या ना? क्यों ना? कैसे? क्योंकि नहीं होती, नहीं, क्योंकि न्यायपालिका पर 352 का प्रभाव नहीं पड़ता। अब आई बात समझ में? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, ये बिल्कुल एकदम सही लाइन। तेज के लिए पहले तो क्लैप करो, गजब। अरे क्या है कि तुम्हारी क्लास में बैठता है, बाहर से आया बेटा, बिल्कुल तेज ने सारी बात कही। विकेंद्री मतलब होता है कि शक्तियों का विभाजन, केंद्रीकरण होता है एक ही में। और कायदे से बात बताऊं, ये सबसे लास्ट में एक लाइन लिख के आएगी कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर, शक्तियों का एकीकरण ही दिखाता है इमरजेंसी, जो कि नेगेटिव अवधारणा है। वेरी गुड, इसे कहते हैं बच्चे की कनेक्टिविटी। समझना सर, अब एक चीज और बता दो हमारे लिए। वो क्या बताते हैं सर? हमारे लिए ये बता दो कि अगर जो विधायिका है राज्य की विधानसभा, इसके लिए कानून कौन बना रहा है? केंद्र। अचानक ध्यान से समझना, आज कितनी तारीख है सर? आज 16 तारीख है। 16 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर पीलीभीत में इमरजेंसी लगा दी। और कितने दिन पीलीभीत में इमरजेंसी चल पाई? मुश्किल से 24 अगस्त तक। इस बीच में केंद्र ने राज्य सूची पे कानून बना दिया कि तुम्हारे यहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ऐसा ऐसा कर दो, जितने टाइगर मांस खा रहे थे सबको 2 टाइम खिलाओ मैगी नूडल्स। अब वो बना के राज्य सूची पे, तो क्या होगा? तो बेटा केंद्र की मजबूती देखो, आपातकाल नष्ट होने के बाद भी केंद्र का बनाया कानून 6 महीने तक जिंदा रहेगा। ये पावर होती है केंद्र। मैं एक बार पूरा डायग्राम फिर से रिपीट कर रहा हूँ 30 सेकंड में। सोना बिल्कुल मत, ध्यान से समझना। अभी देखना राष्ट्रपति आपातकाल पे आएंगे तो मैं तुम्हें पावर दिखाऊंगा राष्ट्रपति की, कि राष्ट्रपति किस तरीके से राज्यपाल को बोल के तुम्हारी पूरी मशीनरी हाईजैक कर लेता है। मजा आ जाएगा, देखना फिर से। सर अनुच्छेद 352 को आपने बताया कि इसे नेशनल इमरजेंसी कह सकते हैं। सर इस इमरजेंसी के 3 प्रभाव होते हैं। भारत में अनुच्छेद 12 में 3 अंग बताए गए हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका,
सर लेजिस्लेटिव मतलब, और सर जुडिशरी मतलब, हाँ राइटिंग के लिए क्षमा करें, उंगलियां मेरी ठीक है पर लिख तेज रहे हैं, ठीक चलो। उसके बाद इसमें कौन कौन आता है, इसमें आते हैं डीएम साहब, इसमें आते हैं पुलिस वाले, इसमें आते हैं कोई भी LIU। बेटा हर वो सरकारी कर्मचारी जो विधि बना नहीं सकता, पालन करता है, वो स्टेट है। सर कैसे, इस कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल। सर आप स्टेट हो? नहीं, मैं अभी स्टेट इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं पूर्णतः गवर्नमेंट नहीं हूं, लेकिन मैं अप्रत्यक्ष रूप से स्टेट हूं क्योंकि गवर्नमेंट की ये योजना में मैं पढ़ा रहा हूं। अगर मैं सरकारी बन जाता हूं तो मैं भी स्टेट हो जाऊंगा पूर्णतः। सर हम लोग स्टेट हैं, यूपी कांस्टेबल निकालो स्टेट हो जाओगे, CGL निकालो स्टेट हो जाओगे, DM बनो स्टेट हो जाओगे, SDM बनो स्टेट हो जाओगे। सर हम किसी पत्नी बन जाए स्टेट नहीं कहलाओगे, सर हम पति बन जाए किसी के स्टेट नहीं कहलाओगे। बेटा ऐसी अवधारणाओं से बचना कि हम उनकी शादी कर लेंगे, वो सरकारी है तो हम सरकारी हो गए, तो तुम मास्टर साहब कहलाए जाओगे दिल रखने के लिए, लेकिन असलियत में शाम को 5 बजे सब्जी बनानी पड़ेगी। चलो तो हाँ चलो सर विधायिका, बेटा विधायिका पर प्रभाव ये पड़ेगा, मैं फिर लिख दे रहा हूं कि राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र। ये मत, अब ये क्वेश्चन में फंसोगे तुम बड़ा अच्छे से। आज तक उस क्वेश्चन में बरेली वाले नहीं निकल पाए। सर आज तक मतलब 20-25 साल हो गए, नहीं बेटा मतलब 2-3 बार पूछ लिया, अब तुमसे पूछूंगा। न्यायपालिका पे कोई प्रभाव नहीं। बताना जरा ध्यान से, सभी बच्चे एक्टिव हो जाएं, बड़ा प्यारा प्रश्न है, बताना जरा ध्यान से। केंद्र आपातकाल के वक्त, ध्यान से पढ़ना, आपातकाल कौन सा, 352 ठीक के वक्त, ठीक है, निम्न में से किस सूची पर विधि बना सकता है, विधि बना सकता है। सर सूची नंबर 1 केंद्र, सूची नंबर 2 राज्य, और सूची नंबर 3 समवर्ती सूची। ठीक है बेटा, इसे कहते हैं यूनियन, इसे कहते हैं स्टेट, और इसे कहते हैं कंकरेंट। उत्तर दे दो मुझे, उत्तर चाहिए पीछे बच्चों। कौशल ट्राई करो बेटा, चुप रहो, नहीं ये तीनों कौशल ट्राई करो, भले तुम का एज तुम बेटा आप, हां बच्चे पढ़ने वाले, आगे वाले बच्चे और पीछे वाले बच्चों का उत्तर आ गया। अभी कोई भला मानुष ट्राई करना चाहे तो बताओ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा जनरल क्वेश्चन है। अगर आपका IQ लेवल थोड़ा सा टच कर गया तो आप समझ जाओगे कि UPSC खेलता बड़ा मासूमियत से। शिवानी आप बताओ बेटा, ना किस पे, राज्य पे, नहीं राज्य पे, राज्य, हाँ, और किस पे, ट्राई करो ट्राई, क्या लगता है इधर से बताओ बच्चों, आप बताओ बेटा। ऐसे वाली थोड़ी अंदर घुस जाएगी, आप ऐसा 3 लाख तीनों में। बेटा सबसे बड़ी बात समझो, केंद्र को, केंद्र की सूची तो गॉड गिफ्ट मिली है, समावर्ती में भी घुस के बना ही सकता था। 352 में राज्य की परिस्थिति पे कब्जा कर लिया। इसका उत्तर है तीनों। गजब क्वेश्चन है ये, गजब टोपीबाज क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि बच्चा जरा भी खेल जाए कि पीछे मास्टर राज्य सूची बक रहा है, वो बक जाएगा। यूपीएससी यही करती है, यूपीएससी से गेम चेंजर थे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सर 352 हमने देख लिया। अब आप क्या हमें पढ़ाओगे? अब मैं तुम्हें एक सबसे क्लासिकल चीज पढ़ाने जा रहा हूं, उसका नाम है, लिखो, आर्टिकल 356। लिख लिया? लेकिन सर आपको नहीं पता, इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी में मौलिक अधिकार भी छीन गए थे। तो पहले मैं तुम्हें 356 के साथ में ये जरूर बता देता हूं कि भैया फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताओ बच्चे, आज का सबसे गोल्डन चीज है, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि मौलिक अधिकार पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है। जैसे अभी इसमें मजा आया, इसमें भी मजा आएगा, गारंटी है। बताओ आयशा, फंडामेंटल राइट जो है, ध्यान से सुनना, आपातकाल लगने के दौरान भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35, मौलिक अधिकार कितने हैं? 12 से लेकर 35 तक 6 भागों में वर्गीकृत कर दिए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार सर जो है 12 से 35 तक, वो आपातकाल में सौम्या सारे खत्म हो जाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे भी आते हैं। हाँ, क्या लगता है? 225। तो सुनो, यू आर नॉट गुड एज इंदिरा गांधी। मैडम ने कहा सारे फंडामेंटल राइट खत्म। और सुनो, अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आएगा कि सर अब तो अनुच्छेद 20, 21 और 19 बचा हुआ है, वो तो मुरारजी देसाई ने बचाया। लेकिन मेरा पहले उमेश जैसे बच्चों से एक सवाल है, अच्छे बच्चों से,
कि आर्टिकल 13 है। कृष्णपाल, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, समझना जितने बच्चे बैठे पीछे तेज वगैरह। आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य, जिसका मतलब सरकार, कोई भी ऐसा उपबंध नहीं करेगी जिससे तुम्हारे मौलिक अधिकार को राज्य क्या करे, कम कर सकता है या छीन सकता है। कैसे हिम्मत हो गई इंदिरा गांधी जी की कि उन्होंने इमरजेंसी लगा के सारे मौलिक अधिकार 75 में छीन लिए थे? बता दो मुझे इसका उत्तर। आर्टिकल 13 तो मना करता है, और आर्टिकल 13 ये भी कहता है कि अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट, 32 में सुप्रीम कोर्ट जाओगे और ऐसा कोई विधि बनाने की कोशिश करी जो मौलिक अधिकार छीने, तो वो क्या होगी, शून्यकरण। लेकिन मैडम ने विधि बनाई, नहीं सब छीन लिए तुम्हारे मौलिक अधिकार। कैसे कैसे कैसे, कोई बताना चाहेगा कैसे? सबसे बढ़िया चीज है आज की, मजा आ जाएगा, बताओ। अच्छा ये बताओ, सुनना ध्यान से। सतम, आपको 1 गिलास दूध डेली पीना है जब तक सेहत ना बन जाए। कंडीशन नंबर 1, मैं सतनाम को दूध नहीं पीने दूंगा। सर एक तरफ आप कह रहे हो डेली 1 गिलास दूध पीना है सेहत ना बन जाए, और एक तरफ आप लिख रहे हो दूध नहीं पीने दूंगा। समझना। कंडीशन नंबर 3, मैं सतनाम को पानी भी नहीं पीने दूंगा। क्या इसका कोई दूध से कनेक्शन है? बेटा आर्टिकल 13 को मैं तुम्हें जरा पढ़ा, मजा आ जाएगा। अभी सतनाम भी कंफ्यूजन, क्या समझा दिया मास्टर? चलो अभी आएगा सतनाम, समझ आएगा, धैर्य बनाए रखना, ठीक है। देखो कुछ समझाने से पहले ना कुछ थोड़ा माहौल सेट करना पड़ता है, ठीक है। चलो चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे आजा भाई, एसएससी वाले ना आ जाएगा। लो पढ़ो जरा एक बार, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, पढ़ो जल्दी पढ़ो। दिख रहा है कि नहीं? अब दिख रहा है? पढ़ो सतनाम, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। सर राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा अधिकारों को छीनता है या कम करता है। बेटा नमन करो इंदिरा गांधी को। सर क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ना तो छीन रही है ना कमी कर रही है, वो तुम्हारे मौलिक अधिकार को क्या कर गई? क्या सस्पेंड लिखा है? बेटा एक्सीलेंस बोली, मैं ना छीन रही हूं ना कम कर रही हूं, मैं तो उनको डाल रही हूं, निलंबन कर रही हूं कि जब तक मेरा मन करेगा मैं तुम्हें ये फंडामेंटल राइट निलंबित कर दे रही हूं, जब मेरा मन करेगा वापस दे दूंगी। क्या मैंने तुमसे छीने? नहीं। क्या मैंने कमी करी? नहीं। इसे कहते हैं एक्सीलेंस ऑफ लेजिस्लेटिव। तभी ये सवाल बन सकता है कि आपके मौलिक अधिकार तो छीने नहीं जा सकते अनुच्छेद 13 में, फिर कैसे 19, 20, 21 छोड़ के बाकी सब तो छीने जा रहे हैं? ये तो सबकी बात करता है, ये तो ये कह रहा है कि भाग 3 के सब नहीं छीन सकते। तो गोल्डन थिंग इज दैट कि सर आर्टिकल 13 कहता है ना छीनने दूंगा ना कम करने दूंगा, मैडम कह रही है सस्पेंड करूंगी बेटा, जिसका मतलब होता है निलंबन। इसे कहते हैं एक्सीलेंस। अब आई बात समझ? मैंने फिर कहा वर्ड क्या है? वर्ड सस्पेंड। मैंने यही कहा, मैं इसको दूध पीने से सेहत बनाने के लिए नहीं रोक रहा, पानी भी नहीं पीने दूंगा। बेचारे घर दूधिया ही नहीं, मिलावट कहां से करेगा पानी में? समझो, यानी कुल मिला के कान ऐसे पकड़ लो, रोडवेज वाले जैसे चेक करते हैं चाहे ऐसे पकड़ लो, लेकिन मैडम से नहीं जीत सकते। मैडम ने, हाँ मैडम ने वर्ड क्या लिख दिया? सस्पेंड। क्या वर्ड लिख दिया? सस्पेंड। आओ खेलो मैडम से। अब समझना मैडम ने क्या करा। ये बात मोरारजी देसाई को हड़ गई। क्यों हड़ गई? तो समझना भैया, मोरारजी देसाई जैसे जितने भी प्रख्यात लीडर थे उनके लिए कानून लाया गया, आंतरिक व्यवस्था मीसा, कि भैया हमें ऐसा जो भी लोक शांति है वो बना के रखने के लिए मैडम एक कानून लेके आई थी 1971। इस कानून का प्रयोग करके मैडम ने कहा मैंने तुम्हारे मौलिक अधिकार क्या कर दिए हैं? निलंबित, ठीक, सस्पेंड, और मैं तुम्हें डालूंगी जेल में। अब मोरारजी देसाई जिस रात जेल गए थे उस दिन उन्होंने कसम खा ली थी, अब मैं भले आईएएस दूं या ना दूं लेकिन डीएम बन के दिखाऊंगा। कहने का मतलब ये था कि कम से कम मेरी सरकार में मैं पीएम बनूं या ना बनूं, लेकिन कम से कम मैं इस कानून को पलट के दिखाऊंगा। तो बेटा शुक्र मनाओ मोरारजी देसाई की कि अनुच्छेद 358 और 359 में बदलाव कर गए। इसमें बोले सारे कानून एक तरफ, लेकिन किसी व्यक्ति को बिना विधि के और किसी भी व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता कभी नहीं छीनी जा सकती। सर 359 में क्या कर गए बेटा? 359 में कह गए कि अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 19 की भी कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है।
ये प्रेस को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जो न्यूज़पेपर आता है घर पे, उसके ऊपर लिख लिया करो आर्टिकल 19, और न्यूज़पेपर वाले भैया इसको क्या लिखा है, कहेगा 19 है ना, तुम नहीं समझोगे हम समझाते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम्हें जो अभिव्यक्ति की आजादी मिल रही है, जो न्यूज छापने की, अनुच्छेद 19 देता है। तो 19 को उन्होंने क्या करा कि 19 का प्रयोग रोका जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, लेकिन धर्मेंद्र कह रहे थे कौन से मैटर में रोक सकते हैं, एक्सटर्नल वाले, सिर्फ और सिर्फ। यानी कभी चीन हम पे हमला कर दे तो हम न्यूज मीडिया को रोक सकते हैं कि तुम एक भी खबर नहीं दिखाओगे, लेकिन देश में आंतरिक आपातकाल जैसी स्थिति हो जाए, जैसे इन्होंने कहा गृह युद्ध हो जाए, तो मीडिया पूरी तरीके से कवरेज देगा, ये ध्यान रखना। ये मोरारजी देसाई जी की देन है जो तुम्हारी कुछ आर्टिकल निलंबन करने से भी बचा लिए, और 20 और 21 तो अगर चला जाता तो हबियस कॉर्पस की रिटे पड़ती रहती, सब जेल में। मैंने पढ़ाया था एडीएम जबलपुर का केस, ठीक है। बड़े आगे सर मीसा, सर ये बढ़िया नाम है सर, इंस्टाग्राम पे आईडी भेज दे सर, बता दीजिए। अरे बच्चों ये मर चुकी है मीसा 1977, इस कानून को खत्म कर दिया गया। ये कानून जो था वो प्रतिषेधात्मक निवारक कानून अनुच्छेद 22 के अंदर जो ग्राउंड सी होता है, जो 90 दिन तक किसी को भी उठा के अपने पास रखने की अनुमति देता है, उसका प्रयोग किया गया था देश में आंतरिक सुरक्षा की, आंतरिक व्यवस्था बचाए रखने के लिए। इसका कभी और है 352 के बाद में ये ध्यान रखना कि 358 और 359 अनुच्छेद 352 के मौलिक अधिकार के प्रभाव में इनको जीवित रखता है। 19 को कब जीवित रखेगा सर, आंतरिक मामले में कभी सस्पेंड नहीं होगा, लेकिन बाहर के मामलों में, बाहरी युद्ध की खबरों में हो जाएगा। सर 20 और 21 तो अमर है, अश्वत्थामा लिख लो इसके आगे, ये भैया 20 और 21 तो किसी भी सूरत हाल में सरकार तुमसे नहीं छीन सकती। सर प्रयास भी करे तो बेटा नहीं छीन सकती, सर हल्का सा नहीं छीन सकती, सर थोड़ा और हल्का सा बेटा डंडा लेके डटना सरकार में, है ना। ये बात आई समझ में, करो जल्दी बात, तेज समझ आ रही सारी चीजें। कौशल इधर पड़ोस में कहाँ हो तुम्हारा ऑफिस लगा, अभी सब समझ आ रहा सब, गाँव को हाँ नावा राशि, तभी तो टेंशन है लड़के से, जे नहीं समझ पाया पता चले अभिषेक रैंक 1 की जगह ला रहा है रैंक 355 और वैकेंसी है 300। चलो ये हुआ बच्चों, अब आ जाओ अगला। सर अब आप क्या पढ़ा दोगे बेटा, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा चित भी मेरी पट भी मेरी, सर यही नाम है इसका। हाँ बेटा आर्टिकल 356 का प्रयोग करने से पहले मैं तुमसे नक्शा भरवाऊंगा। सर नहीं सर हमारी ज्योग्राफी सर अभी नक्शे तक नहीं आया सर। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है चलो नक्शा भरते हैं, ध्यान से भरना ध्यान से। सर कैसे भरेंगे सर, हमारा सर नक्शा गुलाबी देंगे, ये भर दिया मैंने, ये भर दिया सर, बहुत टाइम लग जाएगा सर। अरे बेटा कोई बात नहीं, एक आध लेक्चर खराब हो ही गया तो क्या दिक्कत, ठीक ध्यान से समझना। सर इधर भी भर दिया सर, सर ये भी भर दिया सर, इतनी बुरी ड्राइंग सर, देखो कौन सा खाली रह गया, तो भैया ये हिस्सा ये खाली रह गया ना, ये खाली रह गया ना। ध्यान से समझना, नेताजी की पार्टी पूरे इंडिया में बन गई, लेकिन एक राज्य ऐसा है जो कह रहा है मैं 3 अक्षर की पार्टी कभी बनने ही नहीं दूंगा। समझ रहे हो बात को? मैडम का नाम ले लेता हूं मैं, एक दीदी है जिनके बन में बच्चों को देख के ममता बहुत आ जाती है, समझ गए, इनडायरेक्ट वे ऑफ टेकिंग नेम। तो ऐसी मैडम ने कहा कि बदला लेने नहीं दूंगा, एक पिक्चर भी है ऐसे बहुत सारी मिथुन की। तो बेटा याद रखना, जब इस पार्टी ने पूरे भारत में अपना कलर तो कर लिया, लेकिन ये एक राज्य उठ खड़ा हो रहा है बार बार, ना नहीं, देश की रक्षा होए ना होए हमारे राज्य की रक्षा होनी चाहिए। बेटा ऐसी सिचुएशन में जब सरकार किसी एक राज्य में अपनी सरकार नहीं बना पाती प्रत्यक्ष रूप से, तब सरकार इस्तेमाल करती है 356 का राष्ट्रपति शासन। बात आई समझ में? अब तो नहीं भूलोगे कि पूरे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी का वर्चस्व, एक ही रंग की सरकार आ गई। जिन जिन राज्यों में सरकार नहीं है उन्हीं राज्यों में तुम्हें ज्यादा गृह कलेश देखने को मिलेगा। आओ देखते हैं ये गृह कलेश कैसे होता है, शुरू करें। चलो अब सर आपसे एक हमारा प्रश्न ये है कि अभी आपने 352 लगाने के 3 आधार बताए थे। 352 के 3 आधार ये थे कि सर या तो युद्ध हो जाए, या तो आर्म्ड रेबेलियन हो जाए, या आपने बता दिया कि भैया एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से युद्ध हो जाए। 3 कारण आपने बताए। तो सर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से लगा देंगे क्या 356? तो मैंने कहा नहीं बेटा नहीं, राष्ट्रपति भी मजबूर है। पहला, जब राष्ट्रपति को लगेगा कि संविधान के प्रावधानों का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा,
सर पालन कौन सा नहीं हो रहा, ये कहीं डिफाइन ही नहीं है। इसी का नाजायज फायदा उठा सकते हैं हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी। कैसे? संविधान के मौलिक कर्तव्य में तो ये भी लिखा है कि तिरंगा फहराओ, संविधान के अनुसार चलो। अब तुमने नहीं फहराया और लग गई बात राष्ट्रपति जी को, तो वो तो कह देंगे है फंडामेंटल ड्यूटी का दूसरा ग्राउंड पूरा नहीं करा इसने, लगा दो इसके राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रावधान मानने हैं, कौन से नहीं मानने, ये कहिएगा। सर दूसरे में आ जाता है अदरवाइज, इसे बोलेंगे अन्य कारण, जो कि पता है कौन देगा? 356 को थोड़ा आड़ा तिरछा करो तो बनेगी 365 की रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट पता है कौन देता है? राज्यपाल। पहले इतना लिखो, फिर तो मैं एंजॉयमेंट आएगा और ज्यादा। ऐसा राज्यपाल देता है सर रिपोर्ट? अरे राज्यपाल देता थोड़ी है, ऐसा बुमाई का केस पढ़ेंगे अभी, देखो राज्यपाल से क्या होता है, मजा आएगा तुम्हें कि राज्यपाल की शक्तियां देखना। पहले ये लिखो 356 को कहते हैं राष्ट्रपति शासन, और जबकि इसका असल नाम है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। किसी राज्य के अंदर भैया जो संवैधानिक तरीके से बनाया गया तंत्र है वो विफल हो जाए, इसका नाम यही है, परंतु इसको आम भाषा में कहते हैं राष्ट्रपति शासन। बात आई समझ? सर आ गई सर, अब आगे बता दो। तो सुनो भैया आगे की स्टोरी। अब तुम्हें एक मजेदार चीज बताऊं, जब मैंने आर्टिकल 14 पढ़ाया था तो मैंने आर्टिकल 14 में अपवाद पढ़ाए थे। अब जो बालक शुरू से नहीं आए वो तो कहीं 7-8 दिन में क्या समझ पाए? तो भैया ये तो बात तुम्हारी शादी पे भी लागू होती, बीवी भी कहते 7-8 दिन में क्या समझ पाए, तो क्या छोड़ दोगे? तो छोड़ देंगे सर, धारा 13। चलो देखो तो बेटा समझिए जरा, समझेंगे? तुम्हारी बात नहीं हो रही है, तुम तो ऐसियों को भी समझ लोगे जो दूसरों की बीवी है, यही तो दिक्कत है। देखो इधर, चलो तो बेटा आर्टिकल 14 के अपवाद में अभिषेक सर ने आर्टिकल 361 पढ़ाया था। उसमें किन दो लोगों को अपवाद मिला था? हाँ बोलो बोलो बोलो, राष्ट्रपति। अब समझे कनेक्शन? इमरजेंसी लगाएंगे, थाने भी नहीं जाएंगे। इन दोनों को पहले ही अपवाद मिला हुआ है कि हमने अगर ऑफिशियल ड्यूटी में कोई काम किया तो हमें तुम कभी जेल डाल ही नहीं सकते। इसलिए आज तक अननेसेसरी प्रेसिडेंट शासन 125 बार से ज्यादा प्रयोग हो चुका है। और सबसे ज्यादा पता है राष्ट्रपति शासन कहां चला है? 3510 दिन पंजाब में, सबसे लंबा इकट्ठा 3510 दिन। 1989 में आपको स्टोरी सुना देता हूं। 1989 में स्पेशली 1989 के संविधान में स्पेशली लाना पड़ा था पेप्सू राज्य के लिए, पेप्सू राज्य के लिए संशोधन। 1989 का वही काला अध्याय है। आपको पता होना चाहिए कि खालिस्तानी मूवमेंट का सबसे बड़ा टाइम यही था। सर खालिस्तानी मूवमेंट मतलब तुमने दे दिया पाकिस्तान तो लोग मांग रहे खालिस्तान, नहीं दिया खालिस्तान तो वो बोले फिलदा रिक्त स्थान, यानी कहने का मतलब उन्होंने ट्राई कर दिया अपना। तो याद रखिएगा, आपको भी अच्छे समझाता हूं कि पंजाब में 3510 दिन की इमरजेंसी का क्या मतलब है। तो समझिएगा, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राष्ट्रपति कुछ नहीं करेगा, ये देखेगा कि संवैधानिकता का पालन हो रहा है, वरना रिपोर्ट मांग लेगा किसकी? राज्यपाल की, जो कि किसमें है? 365। सर इसके बेसिक चीजें बता दीजिए, फिर एसआर बोमाई 1993 केस समझेंगे, जबरदस्त है। सर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा, राष्ट्रपति घोषणा करेगा तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? तुरंत ही ये पॉइंट नोट करो, क्योंकि 352 में मैंने चीख के 30 दिन बोला था, लेकिन 360 में राष्ट्रपति कितने दिन के लिए लगा सकता है? 60 दिन। ये 60 दिन का मतलब ये नहीं होता कि ये इस आपातकाल की अवधि है, ये 60 दिन का समय मिलता है संसद से स्वीकृति लेने का, संसद से स्वीकृति लेने का। बेटा इस 60 दिन के अंदर स्वीकृति लेनी पड़ेगी। सर स्वीकृति लेनी पड़ेगी, किससे स्वीकृति लेनी पड़ेगी सर? संसद से। सर हमें याद है आपने बताया था लोकसभा और सर राज्यसभा और 2/3। नहीं नहीं नहीं, यहां पर जो बहुमत आएगा वो आएगा साधारण। ये लिखो, इतना लिखो। यहां बेटा 2/3 वाला नहीं आएगा, यहाँ कौन सा आएगा? साधारण। कौन सा आएगा बेटी आप बताओ, कौन सा आएगा? गुड बेटा आप बताओ। अरे हम कैसे हैं? साधारण। हाँ यही जा रहा, विशेष है विशेष। अरे नाम मत लो, मेरे नाम का बहुत खराब है। स्नान, अम्मा बाप स्नान करने की जगह अभिषेक चीखते रहते थे। चलो देखो, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश हो गया है, उत्तर प्रदेश हो गया है। किसी जमाने में मणिपुर भाई साहब थे, अब उत्तर प्रदेश सबसे आगे चल रहे हैं, सबसे आगे हो गए उत्तर प्रदेश वाले।
हाँ, और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा किसने प्रयोग करा? आदरणीय इंदिरा जी, 27 से 35 बार जब मन करता था। जैसे तुम लोग टॉफी खाते हो वैसे कहती थी प्रेसिडेंट रूल लागू हो, लगा? तो सर इसकी स्वीकृति, लेकिन सर एक बात और है सर, ये हटेगा कैसे? तो बेटा इसे हटाने के लिए कोई लोकसभा राज्यसभा नहीं चाहिए, इसे राष्ट्रपति अपने आदेश से हटा देंगे। लेकिन 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 इसे कितना आगे ले जाया जा सकता है, ध्यान से समझना। 352 को तुम ले जा रहे थे असीमित, लेकिन इसे 3 वर्ष से आगे नहीं ले जा सकते। कैसे बताता हूं, मजा आएगा। इस इमरजेंसी की खासियत है, राष्ट्रपति शासन किसी भी राष्ट्र में 3 साल से ज्यादा नहीं ले जा सकते। ऐसे नहीं ले पाते। देखते रहो, बीरबल तुम्हारी घड़ी बड़ी जाती है। बीरबल, हाँ पहली बार लगा कि अरे मम्मी नाम ले रही हूँ, याद कर रही, हिचकी आ रही, मैं ही ले रहा हूँ। चल लिखा सर, इसे साफ लिख दो सर, आपकी गंदी राइटिंग की वजह से तो भगा रहे थे सर, मतलब ठीक है। 356 लिखो बेटा, ऐसे लिख लो, इसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन। सर राष्ट्रपति शासन के लिए कौन लगा सकता है सर? सर मजाक कर रहे हो क्या? राष्ट्रपति लगाएगा, राष्ट्रपति शासन है तो सुनना, राष्ट्रपति शासन को 60 दिन के अंदर क्या लेना पड़ता है? इसे असेंट कहेंगे अंग्रेजी वाले, और इसे कहेंगे स्वीकृति। बेटा मैं हमेशा ये वर्ड गलती लिखता हूं, स्वीकृति। इस स्वीकृति को कितने दिन में लेना है? 60 दिन। किससे लेना है? लोकसभा। कोई दिक्कत सर? हाँ, लोकसभा जिंदा ही नहीं है सर, राज्यसभा दे दी। सर कौन सा बहुमत? साधारण। सर साधारण बहुमत। उसके बाद सर इसको हटाएंगे कैसे? इसे हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसे हटाएंगे राष्ट्रपति। लेकिन सर इसकी अवधि भी है। कितनी अवधि है इसकी? अरे अभी चलो इसकी अवधि लिखो, अवधि। बेटा इसकी अवधि है, लिखना ध्यान से ऐसे करके, 1 + 2 = 3। बेटा ऐसे मैथ किसी ने पढ़ाई नहीं होगी, तुमने गलत पढ़ी है। सर मैडम कहती थी 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली 1 उंगली नाक में होती थी सर, ठीक है? ऐसे वाला जो तुमने मैथ पढ़ी है, चरण ने तुरंत हाथ खड़ा करा। बेटा हाँ मैडम ही नहीं थी तुम्हारे, वो विशेष तो होती तो आज तुम ऐसे नहीं, क्योंकि अगर वो रुमाल निकाल कहती अल्ले अल्ले छोटा चरण ला नाक पूछ, तुम्हारे थे मास्टर, तीनों कान पकड़ लिए तुम्हारे, 2 तुम्हारे और 1 बगल के दोस्त। देखा संग्राम में पड़े। चलो तो बेटा इसकी अवधि क्या होती है? 1 + 3। सर ये अवधि कैसी होती है? लो भैया इस अवधि को समझ लो। सुनो, राष्ट्रपति शासन का 125 बार दुरुपयोग हो चुका है। हाँ सर हो चुका है, तो क्या करें? तो बेटा इस दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें 44 में संविधान संशोधन द्वारा अधिकतम अवधि 3 वर्ष की डाली, जिसमें 1 वर्ष तक साधारण होता है। कैसे? सबसे पहले संसद में जो तुम लोकसभा राज्यसभा करोगे, इसे 6 माह 6 माह 2 बार बढ़ा सकते हो बस। जैसे आप अनुच्छेद 352 का आपातकाल 6 माह के लिए बढ़ाने गए थे, फिर 6 माह के अंदर ही फिर से बढ़वा लिया, ये 2 बार बढ़वा लोगे। अब कृष्णपाल ने कहा सर ये वाला 1 वर्ष तो हो गया। बेटा ये खतरनाक, इसमें बढ़वाने के लिए 2 परिस्थिति पूरी करनी पड़ती है। पहला, भारत या किसी क्षेत्र में 352 वाला आपातकाल लगाओ, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सर्टिफिकेट करके दे दे कि चुनाव कराना असंभव है। मैं फिर से लिख रहा हूं, फिर से वंस मोर। सर 356 को लगा सकते हैं, लगाने से पहले 60 दिन मिलेंगे। सर 60 दिन में किससे स्वीकृति लेनी है? संसद से, लोकसभा राज्यसभा से। सर कौन सी वाली स्वीकृति लेनी है? सर ये स्वीकृति के बाद कितना ले जाएंगे? 6 माह। सर इस 6 माह के बाद कितना ले जाएंगे? 6 माह। 6 + 6 = 1 वर्ष। सर ये 1 वर्ष हो गया। उसके बाद अगले 2 वर्षों में जाने के लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि भारत या उसके किसी भी भाग में आपातकाल लगा हो 352 वाला, या फिर चुनाव आयोग, कौन सा वाला? राष्ट्रीय इलेक्शन कमीशन, भारत का चुनाव आयोग लिख के देते कि भारत में उस जगह पर जहां आपातकाल लगा है वहां पर चुनाव कराना असंभव है। अगर ये हो गया तो ये इमरजेंसी 2 साल आगे जाएगी, वरना मुबारक हो, इमरजेंसी समाप्त। फिर से पूछो, फिर लिख के दिखाऊंगा, फिर ना समझ में आया फिर पूछो, बड़ा मजा आता है।
अब एक तो क्या नाम था सी तस्वीर। अच्छा मैं कौन से ले पता तो कहां पर शांत में इसलिए चल। हाँ भाई देखो ये कैमरा गलत जगह लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, ताका झांकी कर सकते हो तुम लोग बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ। हाँ किसे कहते हैं? हाँ अब इन्होंने एक सवाल पूछा, रचना ने इसे मृत पत्र कहते हैं। मैं बता रहा हूँ क्यों कहते हैं। बाबा साहब ने इस आर्टिकल को ये सोच के डाला था कि उस समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति सबके झगड़े को आराम से निपटा लेगा। कैसे? राष्ट्रपति कहेगा क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, शासन लगाने की जरूरत पड़ेगी तो कोई 65-70 साल का बूढ़ा व्यक्ति बैठा होगा जो मामला निपटा लेगा। इसलिए बाबा साहब इस आर्टिकल को बना के बड़े खुश थे। लेकिन हमारी इंदिरा गांधी जी के बिना तो पॉलिटी पढ़ ही नहीं सकते। वो बोली वाह ये तो डेड लेटर मिल गया है, मृत पत्र, और ऐसा लेटर जिसको मैंने जिंदा कर लिया तो मैं हर राज्य पे कब्जा कर सकती हूँ। उन्होंने राष्ट्रपति को खुद से बाध्य कर दिया, और बाध्य करने के बाद जब जब मन करेगा तो कम से कम 60 दिन तो किसी भी राज्य को परेशान कर लूंगी, क्योंकि हो सकता है बाद में लोकसभा राज्यसभा से बढ़ाने के बाद 1 साल तक हो जाए, लेकिन 1 साल के बाद जो आगे के 2 साल खींचने, क्योंकि अधिकतम ये कितने वर्ष तक लग सकता है, 3 वर्ष तक, उसमें मुझे दिक्कत आएगी, क्योंकि 352 का आपातकाल भी लगा होना चाहिए और चुनाव सर्टिफिकेट मिलना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिख के दे दे कि हम चुनाव कराने में सक्षम नहीं है। अब आया गेम समझ? आप समझे बात को? दिल्ली में हाँ 3 साल से अधिक भी हो गया था। हाँ दिल्ली में 3 साल से अगर अधिक हो जाता है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है। मैंने आपको कंडीशन हाँ क्वेश्चन राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उसके बाद उनका जो प्रशासन है तो राष्ट्रपति चला गया, उसकी जगह पे यही गवर्नर चला। अब मैं आगे प्रभाव पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने 352 के बाद तीनों पे प्रभाव पड़ा है, इसके भी प्रभाव पड़ते हैं और मजा आया। पहले ये बताओ इतने में किसी को कोई कष्ट है बिटिया आपको? ईसीआई भारत में जो आप देखिएगा लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव, ये 18वीं लोकसभा हुई, ये कौन कराता है? तो भारत का चुनाव आयोग, जो कौन से अनुच्छेद में? 324 में। अगर वो ये लिख के दे दे कि जिस जगह राष्ट्रपति शासन है, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र में मांग करी जा रही थी, मणिपुर में भी मांग करी जा रही थी, उत्तराखंड में मैंने खुद देखा है, कई जगह मैंने खुद देखा है, तो ऐसा तभी रहेगा, जारी तब रहेगा, 1 साल तक चलेगा नॉर्मल, दूसरे साल तक खींच के ले जाने के लिए तुम्हें ये 2 प्रावधान चाहिए। एक तो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट चाहिए, दूसरा 352 लगा होना चाहिए पूरे किसी भारत में किसी भी हिस्से पर। अब आई बात राज्यपाल की रिपोर्ट को अभी देखती जाओ। राज्यपाल की रिपोर्ट जो है वो इतनी खतरनाक होती है कि राज्यपाल अपनी रिपोर्ट बनाता भी किसके अनुसार है ये भी देखिएगा। सुनो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका प्रभाव देख लें। सर इसका प्रभाव, क्योंकि अभी मैं एसआर बोमाई केस पढ़ाऊंगा तो केस में सारे स्पष्टीकरण आ जाएंगे आपके लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने 5 बातें कही ताकि इसका दुरुपयोग ना करे, वही मेंस का प्रश्न बनता है। ठीक, इसका प्रभाव देख लीजिए। सबसे पहला इसका प्रभाव किस पे देखेंगे? दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहले मैं थोड़ी अपनी तारीफ कर लूं जुडिशरी वाली, इस पर कोई प्रभाव, ये सबसे बढ़िया मजे में रहते हैं। इनका सीधा मानना है जुडिशरी का कि देयर विल बी, नोट्स बनाते चलना, ठीक है, ठीक है, नोट्स बनाते चलना, लिखते रहो लिखते रहो, ठीक है, नोट्स लिखते रहें। और अब आ जाइए इस पे, ठीक, प्रभाव। तो सर कार्यपालिका पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? बेटा शासन किसका लगा है? राष्ट्रपति का। याद रखना सबसे बड़ी कंडीशन, यहां पर राष्ट्रपति जो है यानी संघ जो है, केंद्र जो है, वो सारे फैसले देगी, चाहे राज्य का कोई भी कर्मचारी हो, जैसा ठीक 352 में हो रहा था। डीएम साहब फिर किसकी मानेंगे? केंद्र की। पुलिस वाले किसकी मानेंगे? केंद्र की। लेकिन सर हमारी जो विधायिका है वहां पे तो अभी भी हमारा राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी इसे कहते हैं उत्तर प्रदेश, और स्टेट नहीं, इसे कहते हैं विधानसभा। सर हमारी विधानसभा का क्या होगा? तो बेटा तुम्हारी विधानसभा का कुछ नहीं होगा। तुम्हारी विधानसभा, लाइन लिख लेना, किसी भी हाल में विघटित नहीं होगी, लेकिन इसकी सारी शक्तियां उठाने के बाद चली जाएंगी राष्ट्रपति के पास। मैंने अभी से पूरा नहीं करा, मैंने कहा कि सारी तुम्हारी विधानसभा की शक्तियां किस पे चली जाएंगी? राष्ट्रपति के पास। लेकिन सर उसी समय राष्ट्रपति को लगेगा 440 वोट का करंट और राष्ट्रपति झरझरा जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा राष्ट्रपति कौन है? कार्यपालिका। ये शक्तियां कैसी हैं? विधायिका। क्या राष्ट्रपति की औकात है कि विधायी शक्तियां रख ले? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 में
सारी विधायिका की शक्तियां किसे सौंप देता है? संसद को। ये आया पॉइंट। मैं फिर रिपीट करूंगा, फिर डायग्राम बनेगा, बट डायग्राम समझ लो, फिर रिपीट होगा ये डायग्राम। सर कार्यपालिका की शक्ति किस पे चली जाएंगी? राष्ट्रपति के पास, क्योंकि अनुच्छेद 53 में वो क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख। सर विधायिका का क्या होगा? सर विधायिका मरेगी नहीं, डिसॉल्व नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे। या तो हम विधायिका की सारी शक्तियां ले लेंगे और लेके किसे दे देंगे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति सर पावर हाउस नहीं है, क्योंकि पावर हाउस विधायिका की कौन रख सकता है? विधायिका। तो राष्ट्रपति तो सर ब्लास्ट हो जाएगा, तो राष्ट्रपति की जगह शक्तियां किस पे जाएंगी? संसद पे। समझना सर, आपातकाल खत्म, अब संसद की शक्तियां वापस राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा वापस विधानसभा। फिर से बनाते हैं, इस बात समझना सभी बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। रजनी बेटा क्या हो गया? क्या होगा? तुम तो डरी डरी लग रही, एसएससी से यूपीएससी तक का सफर। चल देख, समझ गए? प्रभाव, सर प्रभाव किस पे? दूसरा प्रभाव किस पे सर? विधायिका पर। और सर तीसरा प्रभाव जो कि पहले ही काट दे रहे हैं, न्यायपालिका पर। बेटा जजेस मजे में, अभी रुको, अभी जजेस को भी कष्ट देंगे, एक इमरजेंसी में कष्ट देंगे, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। सर कार्यपालिका के सारे आदेश हमारे किसके पास चले जाएंगे? जो प्रेसिडेंट कहेगा वो होगा, जो जीजाजी कहेंगे राज्य मानेगा। ठीक, इसीलिए तो प्रेसिडेंट है, सबसे मेन तो प्रेसिडेंट है। अब समझना, विधायिका का मतलब सर उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। सर उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो है, क्योंकि आपने आपातकाल जो लगाया है राष्ट्रपति का, उसके दो ग्राउंड थे। पहला गवर्नर की रिपोर्ट पे, और पहला संविधानवाद का पालन नहीं हो रहा। तो अगर राष्ट्रपति ने पहले वाले ग्राउंड पे लगाया है कि मेरे नियम का पालन नहीं हो रहा, तो ये बना देगा, बात खत्म हो गई, नियम का पालन होगा। इस वाले ग्राउंड में विधानसभा खत्म नहीं करेगा, उसे पावर नहीं है विधानसभा खत्म करने की। वो विधानसभा में हमेशा ये कहेगा मेजोरिटी दिखाओ, गवर्नर के माध्यम से मेजोरिटी दिखाओ, तुम्हारी सरकार है, सीएम जिंदा है। जैसे ऐसे समझो प्रैक्टिकल योगी जी हैं, अब योगी जी के पास में शक पड़ जाए कि योगी जी के सारे मंत्री जो हैं वो पलटना चाह रहे हैं, तो गवर्नर पता क्या करेगा? राज्यपाल योगी जी के पास फोन करेंगे, कहेंगे ऐसा है, ये बताओ तुम्हारे पास बहुमत है भी उत्तर प्रदेश में कि खाली हवाबाजी में सीएम बने हो? तो अगर राज्यपाल ने रिपोर्ट मांगी और योगी जी सबका बहुमत नहीं दे पाए, तो योगी जी की सरकार गिर जाएगी, लेकिन विधानसभा बनी रहेगी। और फिर उस विधानसभा की सारी शक्ति किस पे जाएंगी? राष्ट्रपति पे। लेकिन सर राष्ट्रपति उठा ही नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्रपति पावर हाउस है ही नहीं, उसके पास तो शक्ति है कार्यपालिका की। लेकिन प्रोसेस यही है, शक्ति जाएगी पहले राष्ट्रपति पे और राष्ट्रपति से संसद पे, वापस कैसे आएगी? संसद से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से विधानसभा। ये प्रोसेस मत भूलना, इसमें राष्ट्रपति को बीच में डालना ही डालना। ये बात आई समझ में? प्रोसेस समझ गए? हाँ पूछो। जब न्यायपालिका पे कोई भी मतलब न्यायपालिका वाला, हाँ, तो फिर जो कोर्ट पे केसेस चल रहे हैं वो पेंडिंग हो जाएंगे या फिर? अगर कोर्ट में कोई केसेस चल रहे हैं यथावत चलेंगे, क्योंकि पप्पू ने हत्या करी है धारा 302 में, इसका कोई इमरजेंसी से लेना देना नहीं। इमरजेंसी तो लगी ना, घर से बाहर व्यक्ति निकल ही नहीं पा रहा। ऐसा नहीं है घर से बाहर नहीं निकल रहा, इसके डायरेक्शन होते हैं पंजाब में। 24 घंटे में 2 या 3 नहीं, इसका मतलब आप इमरजेंसी में कंफ्यूज हैं और आप धारा 144 में कंफ्यूज हैं। जो चुनाव के समय लगाया जाता है, आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखा होगा, आदर्श आचार संहिता, उसका इससे फर्क नहीं होता कि 4 लोग नहीं निकले, वो प्रचार के संबंध में होता है चुनाव के बेसिकली। लेकिन उसके साथ सीआरपीसी की जो अब बदल गया कानून, धारा 144 लागू करते थे, उसमें नियम है कि 4 लोग एक साथ खड़े नहीं होंगे। आपातकाल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि 4 लोग एक साथ खड़े नहीं होंगे। 3510 दिन पंजाब में आपातकाल चला तो वहां के लोग यूज्ड टू हो गए थे, वो तो उल्टा कहते थे अरे आपातकाल है, कोई दिक्कत नहीं। आपातकाल का ये मतलब नहीं आप घर से नहीं निकलेंगे। आपातकाल में आप जो मौलिक अधिकार कुछ मांग कर रहे हैं या बहुत सी आपकी चीजें हैं उनको कर्टेल कर दिया जाएगा। जैसे आप वह विदेश जाना चाहते हैं, इसका फैसला राज्य नहीं लेगा, केंद्र लेगा उस समय। ये चीजों में काट छाट हो जाती है। ऐसा नहीं कि घर में सील्ड हो गए 3510 दिन, वो भी पंजाब, नशा कौन करेगा? ठीक है सर, ये आपने बताया। अब सुनिए मजेदार बात, अब सुनना ध्यान से। अब आपको केस पे लेके चलते हैं, फिर इस पे आ जाएंगे साइबर पे। तो भैया अब केस का नाम लिख लो, वन ऑफ द लीडिंग। पहले एक बार इसको पढ़ लो बेटा, बस एक बार हिंदी, ताकि मेरी बात थोड़ी थोड़ी धुंधली ना लगे। राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं यदि उन्हें विश्वास हो। और ये विश्वास किसका है? ये विश्वास कुंडी का है, मतलब पीएम प्लस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ठीक है, चलो तो बेटा
ये विश्वास हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। सर संविधान के प्रावधान तो मुझे पता ही नहीं है, इलेक्शन टाइम पे ना हो पाए, डीपीएसपी की पूर्ति ना हो पाए, मौलिक कर्तव्य का पालन ना हो पाए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का तो कोई मेंशन ही नहीं है। दूसरा, राष्ट्रपति या तो राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी लगा सकता है। बहुत पावरफुल है। अब ये पढ़ लीजिए जो इधर एक बच्ची ने कहा था, पढ़ो रचना में। हाँ 3:30 चलिए। तहत की गई कठोर शक्ति मृत पत्र बनकर रह जाएगी और इसका उपयोग केवल अंतिम मृत पत्र बनकर रह जाएगी। समझ रहे हो? ये लाइन आ चुकी है पीसीएस में। एच.डी. कामत ने कहा था, बड़ा दुख के साथ कहा था, बाबा साहब तो मर गए, 356 जिंदा रह गया। मेरी लाइन नहीं थी, होता तो तुम लोग नेगेटिव ले जाते हैं, बाबा साहब को मार दिया, हमारे विचारक में जिंदा है, हमारे में नहीं। समझ गए? तो ये ध्यान रखना, अंबेडकर साहब मर चुके हैं, अनुच्छेद 356 अभी भी जीवित है। चलो भैया अब केस पे आउट है। चलो याद रखना, सबसे अधिक बार कितनी बार लगी है? 125 से अधिक। राष्ट्रपति शासन को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत कारणों से मनमाने ढंग से लगाया जा सकता है। अब तक लगभग सभी राज्यों में 1 या 2 बार या उससे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसे ब्रिटेन की किताबों में लिखा हुआ है पॉलिटिकल वेपन, इसे पॉलिटिकल वेपन कहते हैं। अब ये आ जाओ, ठीक, आ जाओ, अब आ जाओ, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। अब केस पे आ जाओ सीधे। लिखो भैया केस का नाम, सब ऑर्डर में दे दिया। पंजाब भी हो गया, उड़ता पंजाब भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक। चलो आ जाओ, लिखो नाम भैया, लिखो S.R. बोमाई केस। समझाता हूँ पहले आपको प्रैक्टिकल चीज समझाता हूँ। ये आ जाओ, ये है, इनका नाम देख लीजिए बाबूजी का, इनका नाम है वेंकटा सुभैया। सर कौन से भैया, कौन सा भैया? वेंकटा सुभैया। वैसे तो गवर्नर लोगों का नाम आदरणीय सम्मान से लेना चाहिए। आपको जान के ताज्जुब होगा, अपने ही बरेली के संतोष गंगवार किस पद पर पहुंच गए हैं? राज्यपाल झारखंड के। अभी झारखंड गेम्स है, होगा थोड़ा सा देखता है, ठीक है, बरेली होते हुए जाऊंगा मैं। चलो तो बेटा याद रखना, कृष्णपाल को बड़ा मजा आएगा समझना। कृष्णपाल ये केस पे डिस्कस कर चुके हैं। देखो तो सर कृष्णपाल को पहले से आता नहीं बेटा, लास्ट टाइम कृष्णपाल ही दिमाग चाट रहे थे, मतलब दिमाग खा रहे थे इस केस पर। अरे तुम इधर देखो, तुम्हारे मतलब की बातें नहीं हो रही है। इंस्टाग्राम यूजर इधर देखो, बेचारे चरण के साथ एक दुख है। चरण के साथ दुख ये है कि चरण अपने गांव में कहीं भी जाते हैं किसी घर, तो लोग कहते हैं जाओ आइए इसकी तैयारी कर लो। इसी बहाने से चरण को कोई एंटर नहीं होने देता। हम चरण को इनवाइट करते, चरण आते ही नहीं करते। आओ चरण तुम संडे पे आओ इस बार करते। क्यों? यही तो बेचारे को 3 साल से है, लेकिन लड़का अच्छा है ना, किसी की होड़ और दूसरी। चल देखना, तो केस लिखो S.R. बोमाई 1993 का केस। सुनना ध्यान से सुनना, जो अपनी जगह। बेटा एक राज्य है, क्या राज्य है? कर्नाटका। इस कर्नाटका के मुख्यमंत्री साहब का नाम था S.R. बोमाई। घटना करीब 1989 की है, ठीक है। S.R. बोमाई साहब को एक दिन वेंकटा सुभैया साहब का फोन आता है और ये क्या कहते हैं कि सर मुझे ना उड़ती खबर मिली है कि आपकी सरकार में बहुमत नहीं है। तो भाई S.R. बोमाई बोले तुम्हें खबर मिली है, मैं सिद्ध कर दे रहा हूं, मैं भी आया तुम्हारे घर। और हमारे आदरणीय S.R. बोमाई साहब जो सीएम थे, ये फ्लोर टेस्ट कराने पहुंच गए। सर ये कौन सा टेस्ट होता है? 4 अक्षर वाली बीमारी का टेस्ट नहीं होता, जिससे एलिसा टेस्ट कहते हैं, समझना। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि वर्तमान में राज्य के अंदर जो सरकार है उसे चलाने के लिए बहुमत है या नहीं। सर बहुमत मतलब उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं विधानसभा, सरकार वही चलाएगा जो 50% प्लस 1 सीट जीत जाए। ये तो पता है ना, जिसके पास 204 सीटें या 203 सीटें आ जाए। अगर 203 सीटें योगी जी के पास नहीं रही तो कुर्सी की आवाज आएगी धड़ाम, क्योंकि योगी जी गिर जाएंगे। और इस गिरने के लिए कभी भी उनकी कुर्सी पर कौन नजर रखेगा? गवर्नर ये नजर रखता है कि अगर ये हमारी पार्टी के आदमी नहीं है तो हम कुर्सी धड़ाम से खींच लेंगे। यही गवर्नर का काम है। अब समझना, तो गवर्नर यहाँ पर जो थे बेटा वेंकटा सुभैया, उनने क्या कहा S.R. बोमाई से कि फ्लोर टेस्ट करवा दो। अब S.R. बोमाई निकले वकील आदमी। S.R. बोमाई साहब शपथ पत्र लेके पहुंचे, वेंकटा सुभैया के हाथ में दे दिया, बोले मेरे पास सबका बहुमत है, ये रहा।
लेकिन आप इसे क्या कहेंगे, मक्कारी कहेंगे या जो भी कहें, बेटा वेंकटा सुभैया ने बिना किसी बात के कोई नोटिस दिए बहुमत होने के बाद भी अगले दिन केंद्र से नोटिस भिजवा दिया, 365 का रिपोर्ट भेज दी और कर्नाटका में सीएम की सरकार, एसआर बोमाई की सरकार गिर गई। देख रहे हो गवर्नर साहब का जलवा। लेकिन अपने बोमाई साहब भी खिसिया के बैठे थे। बोमाई साहब बोले ये क्या ड्रामा है, तो बेटा एसआर बोमाई साहब कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट उस दिन गुस्से में बैठा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट गुस्से में था। सुप्रीम कोर्ट बोला आने दो जी, 125 बार प्रेसिडेंट रूल चल पड़ा है, बार बार लगा दे रहे हैं, पंजाब में 3510 दिन चल गया, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां लगा ना हो। उन्होंने पता क्या बोला, बोले गवर्नर साहब आप एक काम करो, आपने जो रिपोर्ट लगाई थी उस रिपोर्ट के आधार बता दो। हंस गए गवर्नर। मेरी बात समझना, मैंने ये कहा कि भैया गवर्नर साहब आपने अनुच्छेद 365 की एक कोई रिपोर्ट भेजी होगी। बोले हाँ हाँ भेजी। बोले उस रिपोर्ट के कुछ आधार बता दो कि आपने क्या आधार लिया, अगर बहुमत कम था तो शपथ पत्र है, और आपने कौन से ऐसे संविधान के प्रावधान का उल्लंघन होते देखा ये बता दो। तो बेटा इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बाजी ही पलट दी। और आज के बाद शुक्र मनाओ, ये देखो ये है बोमाई साहब, एसआर बोमाई और वेंकटा सुभैया, ये नहीं ले रहे थे शपथ पत्र। जब ये शपथ पत्र देने का तो मुंह घुमा लिया, बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, बहुमत तो है ही नहीं तुम्हारे पास। अरे कोई जीजा और साले का रिश्ता थोड़ी चल रहा है कि नहीं चाहिए, लेना ही पड़ेगा तुम्हें, बहुमत है उसके पास तो, समझना। उसके बाद बेटा सुप्रीम कोर्ट ने ये निम्न बिंदु दिए जो लिख लो, मजा आएगा। पहला डायरेक्शन, जब तक विधायिका अनुमति ना दे दे, राष्ट्रपति शासन 60 दिन के लिए लगता है, तभी संसद जाना पड़ता था। लोकसभा राज्यसभा से कौन सा बहुमत लेना है, साधारण। जब तक ये ना मिल जाए तब तक साफ साफ कह दिया, राज्य का विधानमंडल खत्म नहीं करोगे, ना स्थगित करोगे, ना विघटित करोगे, सरकार यथावत बनी रहेगी। पहले तुम लोकसभा राज्यसभा से बिल पारित करवा के लाओ 60 दिन के अंदर, घोषणा करने के बाद। मैं सारे पॉइंट फिर समझाऊंगा, कल हम लोग मिलेंगे तो मैं सारे पॉइंट आपको फिर समझाऊंगा, रिवीजन फिर कराऊंगा। अभी आप इस पॉइंट को कम समय में समझ लो क्योंकि टाइम भी होने वाला। ठीक बेटा, अगला पॉइंट, पर्याप्त मौका देना चाहिए। एसआर बोमाई को पर्याप्त मौका दिया? तुम तो जीजा और सारे की तरह लड़ाई कर रहे थे बैठ के, अरे वो चिट्ठी दे रहे हम नाइल नहीं कर ले, अरे मत लो। सीधी बात है, कोई रिश्ता थोड़ी खराब कर लोगे, वो भी तो गवर्नर है, वो भी सीएम है। तीसरा, जो भी आधार पर आर्टिकल 356 लगा रहे हो वो बढ़ने दो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुमने नहीं बताया ऑन व्हाट ग्राउंड यू आर पुटिंग द प्रेसिडेंट रूल, देन वी आर गोइंग टू पलट द टाइम। बेटा सुप्रीम कोर्ट ने लिटरली ये बात बोली थी कि हम रिवर्ट कर देंगे टाइम को, यानी तुमने जिससे सत्ता छीनी है उसकी सत्ता में फिर से बैठा देंगे। ध्यान रखना, एसआर बोमाई केस ऐसे नहीं बोला जाता, इस केस के 4-5 पहलू हैं। इसे पंथ निरपेक्षता के मामले में भी बहुत बड़ा केस माना जाता है। ये पॉइंट लिखो। इमरजेंसी कम से कम 4 में होता, आज इमरजेंसी तो खत्म हो गया ऑफिशियली, लेकिन अब पढ़ेंगे। और एक डाउट सेशन ओपन में करूंगा, बाकी मैंने बता दिया जो बच्चे आज आए हैं। देखो मेरा एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, पुरानी बातें भूलकर अब आगे बढ़ो। और दूसरी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ लव यू ऑल। मॉक सेशन करते हैं, इंटरव्यू सेशन करते हैं, पैनल बनाते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स की करते हैं। बाकी मैं फिर से घोषणा कर दे रहा हूँ, पुलिस परीक्षाओं को दृष्टिकोण रखते हुए मैं आपको तथ्य के संबंध में एक स्पेशल क्लास हर संडे को देने का प्रयास करूंगा। इस संडे को स्पेशल क्लास रहेगी यूपी पुलिस वालों के लिए, अगर सर ने कुछ और प्लान नहीं करा होगा। 2 घंटे का समय निकाल के आ जाना। ऐड नहीं हो आप ग्रुप में तो कोई बात नहीं बेटा, ऐड ना भी हो तो चलेगा, तो न्यूट्रल हो वैसे। देखो इधर, तो बेटा ध्यान रखना, समझना बात को। जो भी बाकी बच्चे हाँ और दिखा दें ऐसे ऐसे, अभी तो मेरा टाइम नहीं हुआ, चल भगा रहे हो। अच्छा लो भैया नीचे वालों लिखो। इसमें इन्होंने बोला गवर्नर की सलाह को भी संज्ञान में लिया जा सकता है, क्योंकि गवर्नर जो रिपोर्ट दे रहा है राष्ट्रपति को, इट इज अ एडवाइस, और उस एडवाइस को कोर्ट बुला लेगा, आ जाओ लेके एडवाइस आ जाओ। और सबसे बड़ी बात जो कोर्ट ने बोली, मजा आ जाएगा सुन के, न्यायिक समीक्षा कभी भी राष्ट्रपति शासन की करी जा सकती है। मैं कभी भी समय पलट दूंगा, न्यायिक समीक्षा कर लूंगा। इसको लिख लीजिए आराम से, हो गया। हाँ रुकिए बेटा, 360 वाला आपातकाल पढ़ेंगे और अभी इसको हटाने के, ये तो आप समझ गए। मैंने एक फाइनली आपके लिए एक चीज और बढ़िया करी है, लास्ट में चार्ट बनाया है।
352 कैसे लगेगी कैसे हटेगी प्रभाव, 356 कैसे लगेगी कैसे हटेगी प्रभाव, 360 कैसे लगेगी कैसे हटेगी प्रभाव। ठीक है, ये चार्ट जब जब देखोगे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये सभी से एक मिश्रण है। हाँ क्या हो गया लॉ वालों, बिकॉज इट्स लॉयर फेडरेशन, लॉयर समझ। अरे गांधी जी लॉयर, नेहरू जी लॉयर, बाबा साहब लॉयर, ठीक है, तुम सब बन सकते हो लॉयर। तुम्हारे केसेस होंगे, कौन बचाएगा लॉयर, फंसाएगा कौन गलत लॉयर, लड़की तुम्हारा अभी पीलीभीत में परसों केस हुआ 8,000 रुपए के लिए लॉयर, दोनों लॉयर, पता चला एसिड अटैक का केस। हाँ सर, पकड़ भी गया है। हाँ पकड़ भी गया लड़का। बरेली में भी एक घटना हुई है, बरेली में पकड़ा गया साइको रेपिस्ट, पता चला किसी को, वो पगला 5-6 औरतों को मार चुका था। और वो मतलब है, उसकी थोड़ी स्टोरी पढ़ना, लेकिन महिलाओं के प्रति इतने अपराध हो रहे हैं कि मुझे तो पुरुष जाति पे कलंक लगने लगा। अगर ऐसे अपराधों में पुरुष जाति लिप्त रही तो आने वाले समय में महिलाएं छोड़ो, जो समाज है वही कह देगा इंजेक्शन लगा करके पुरुष हो रहा तो गिरवा दो, अबॉर्शन करवा दो। ये छवि बन चुकी है पुरुषों की। मुझे सच में कल मैंने स्टेटस देखे इंडिपेंडेंस डे पे, तो मुझे देख के दुख हुआ कि एक पुरुष के पास महिलाओं के अपेक्षा में थोड़ी सुपीरियर पावर दे दी है ताकि उनकी रक्षा करो, और तुम रक्षा की जगह भक्षक कर रहे हो उल्टा है। ये तो पुरुष जाति को समझना चाहिए। चलो भाई बच्चों, आई होप लेक्चर एंजॉयबल रहा होगा और तुम्हें लेक्चर